हम लोगों ने पिछली क्लास में जो काम किया था उसमें PRC 4 के हवाले से कुछ रिवीजन किए थे और स्ट्रेट लाइन मेथड पे ही हमने बात की थी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पिछली क्लास में जो हमने फॉर्मूले इस्तेमाल किए थे वो कुछ ये सारे फॉर्मूले थे 4 सवालों के अंदर। 4 सवालों में हम लोग ने बेसिकली ये फॉर्मूले इस्तेमाल किए, जिसमें एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, ये पहले से आप बात जानते हैं। फिर आपने एक और देखा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय हमने कर दिया रेट, और ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। और रिमेनिंग लाइफ निकालने के लिए, यानी कि रिमेनिंग लाइफ निकालने के लिए हमने क्या किया, जितनी भी टोटल लाइफ है इसमें से यूज लाइफ माइनस करा दें तो हमारे पास आ जाएगी रिमेनिंग लाइफ। और टोटल लाइफ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/रेट, ठीक। और यूज लाइफ निकालने के लिए हमने क्या किया, जितना भी हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है डिवाइड कराएंगे किससे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से, तो हमें बदल जाएगा कि कितने साल एसिड हमारा यूज हो चुका है। तो टोटल लाइफ माइनस यूज लाइफ विल गिव अस, बोलिए, टोटल लाइफ माइनस यूज लाइफ विल गिव अस, बोलिए, रिमेनिंग लाइफ। और 2 तरह के रेट होते हैं जो स्ट्रेट लाइन मेथड में इस्तेमाल होते हैं। एक वो रेट होता है जो डेप्रिशिएबल अमाउंट पे लगता है, और एक वो रेट होता है जो किस पे लगता है, कॉस्ट पे। तो वो रेट जो डेप्रिशिएबल अमाउंट पे लगेगा वो कैसे निकाला जाएगा, 1/लाइफ। और वो रेट जो कि कॉस्ट पे लगेगा वो किस तरह से निकाला जाएगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू विच इज डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय लाइफ। क्या ये वाली बात समझ आई? ये वाला काम हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है जी, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोर्ड अप कर दो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए जल्दी से, ठीक है बेटा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। यहां पे देखें हमें बोल क्या रहा है कि नॉन करंट एसेट की कॉस्ट दी हुई कितनी बेटा, 10,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है कितना, 8,000। और 1/115 पे एसेट को बेचा गया है कितने में, 3500। रिक्वायरमेंट में मालूम करना है कि गेन या लॉस बताइए डिस्पोजल से कितना हुआ, यानी कि हमने उस एसेट को जब बेचा तो हमें फायदा हुआ या नुकसान। बी रिक्वायरमेंट में बोलता है एसेट अकाउंट बनाएं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएं, डिस्पोजल अकाउंट बनाएं 2015 के लिए, और जर्नल्स बनाइए डिस्पोजल के लिए। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन नंबर 5 ए, बताइए मालूम क्या करना है, गेन या लॉस मालूम करना है। गेन या लॉस, एसेट की कॉस्ट है कितनी जिसको हम डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं, बोले 10,000, राइट। उस एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है कितना जिसको हम डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं, जी 8,000। तब आप मुझे बताइए वो एसेट जिसको हम डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं उसकी कैरिंग वैल्यू है कितनी, बोलिए 2,000। डन। हम लोगों ने उसको बेचा कितने में है, हमने उसको बेचा कितने में है, इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, बोलिए डिस्पोजल। कितने में बेचा है, 3,500। तो बताइए 2,000 कैरिंग वैल्यू है, 3500 का हम लोग बेच रहे हैं, तो यहाँ पे 500 का 1500 का यहाँ पे क्या आ गया, बोलिए गेन आ गया। कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा जी, बी रिक्वायरमेंट हमें वो क्या बोल रहा है, बनाना क्या है यहाँ पे, नॉन करंट एसेट का कॉस्ट का अकाउंट, और बोलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, और एक अकाउंट जिसको हमने आज से पहले नहीं बनाया PRC 4 में, वो कौन सा है, बोलिए डिस्पोजल अकाउंट। डन। अच्छा जी, हमारे पास एसेट की कॉस्ट कितनी है, बोलिए 10,000। ये जो हमने काम किया वर्टिकल स्टेटमेंट में, ये सबको खुद ब खुद समझ आ गया होगा, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात थी भी नहीं कि भाई एसेट जो था 10,000 का, 8,000 डेप्रिशिएट हो चुका था। डेप्रिशिएट होने के बाद हमारे पास 1/115 पे उसकी बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही थी, बोलिए 2,000। उसको हमने बेचा कितने में, 3500। बात बड़ी वाज़ेह साफ साफ सी है। ये तो हमने बता दिया गेन आया या बता दिया लॉस। अब यही सारा काम हमने किस में देखना है, लेजर्स में। तो बेटा ओपनिंग कितना है हमारे पास, 10,000, ये बात हम जानते हैं। यहाँ पे ओपनिंग कितना है, बोलिए शाबाश 8,000, ये बात हम जानते हैं, ठीक। अब देखिए हम जब अपने पास से एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, जरा समझिएगा बात, हम जब अपने पास से एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो एसेट अपने लेजर में किस साइड पे आ रहा होता है, बोलिए डेबिट साइड पे, और उसका
जो अलाउंस है वो किस साइड पे आ रहा होता है, बोलिए क्रेडिट साइड पे। जब वो एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया तो इसका मतलब एसेट को हमने लेजर से भी क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, एसेट से भी क्या करना पड़ेगा, रिमूव। अब देखिए एसेट अकाउंट से अगर रिमूव करना पड़ेगा तो हमने एसेट को क्या कर दिया, बोलिए शाबाश, क्या किया हमने, एसेट को क्रेडिट किया। अब ये जो एसेट को हम खत्म कर रहे हैं, इसको खत्म करके हम एक जगह ले जाना चाहते हैं, एक जगह ले जाना चाहते हैं, एक ऐसी जगह जहां पे ये पता लगाया जाएगा थ्रू लेजर्स कि हमें उस एसेट के डिस्पोजल पे फायदा हुआ या नुकसान। सर अगर हम एक स्नैपशॉट लेना चाहें कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, तो हमें पता चल गया कि भाई कॉस्ट इतनी थी, अलाउंस इतना था, बुक वैल्यू इतनी थी, बेचा इतने का, तो हमें गेन हुआ या लॉस, ये तो पता चल गई हमें बात। यही सारा काम हमने किस में देखना है, बोलिए लेजर्स में देखना है। तो लेजर्स में जब हमने जाके देखा तो हमें नजर आया ओपनिंग कॉस्ट इतनी है, ओपनिंग अलाउंस इतना है, तो हमने अब क्या करना है, लेजर में से एसेट की कॉस्ट को भी रिमूव करना है और साथ साथ हमने उसके अलाउंस को भी क्या करना पड़ेगा, बोलिए रिमूव। तो सर अगर एसेट की कॉस्ट में से उसको रिमूव कर रहे हैं, यानी कि एसेट को क्रेडिट कर रहे हैं, तो कहीं तो ले जा रहे होंगे। जी हाँ, एक जगह ले जा रहे हैं, एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां पे हम लोग पता लगाएंगे लेजर्स में कि उस एसेट को बेचने से हमें फायदा हुआ या नुकसान, उस एसेट को बेच के फायदा हुआ या नुकसान। सर उस जगह का, उस अकाउंट का जो नाम है, उस जगह का, उस अकाउंट का जो नाम है वो क्या है, बोलिए डिस्पोजल अकाउंट। क्या नाम है जी, डिस्पोजल अकाउंट। तो सर डिस्पोजल अकाउंट ये कौन सी जगह है, जहां पे एसेट को जब हम डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वहां ले जाएंगे और वहां ले जाके हम लोग एक लेजर खोलेंगे और उस लेजर से हम ये पता लगाएंगे कि भाई इस एसेट को बेचने से हमें फायदा हुआ या नुकसान। बेटा एक बात बताओ, हमने यहाँ पे एसेट को क्रेडिट किया, डेबिट किया, बोले शाबाश। हमने एसेट को क्या किया, बोलिए क्रेडिट किया। कितने से क्रेडिट किया, बोलिए 10,000 से। ये वाली बात समझ आई, यानी कि एसेट को हम लोग लेके नहीं आ रहे, एसेट डेबिट नहीं हो रहा, एसेट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, डन। लेकिन इसको लेके किधर जा रहे हैं, शाबाश, डिस्पोजल अकाउंट। कहां लेके गए, बोलिए डिस्पोजल अकाउंट। तो डिस्पोजल अकाउंट यहां पे क्या हो गया, बोलिए डेबिट। जरा साथ साथ रहिएगा। तो डिस्पोजल अकाउंट में यहां पे कितना आया, 10,000 आ गया। रेफरेंस क्या दिया, बोलिए शाबाश, एसेट का। आर बी क्लियर। अब मुझे बताइए, क्या हमने एसेट से जुड़े हुए जितने भी लेजर्स थे सबको खत्म कर दिया? नहीं सर, एसेट को तो हमने खत्म कर दिया और एसेट का हमारे पास कोई बैलेंस आ रहा है, नहीं आ रहा, बोलिए नहीं आ रहा। लेकिन सर उस एसेट के हवाले से जो अलाउंस का अकाउंट हमने खोला हुआ था वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब जब एसेट एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके अलाउंस को भी क्या करना पड़ेगा, बोलिए खत्म करना पड़ेगा। तो एसेट को खत्म करके लेके किधर गए, बोले डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पे नॉन करेंट एसेट के डिस्पोजल के हवाले से क्या मालूम किया जाता है, बोलिए गेन या लॉस। क्या मालूम किया जाएगा, गेन या लॉस। अच्छा जी, अब बताइए अलाउंस को कर रहे हैं खत्म। तो अलाउंस को जब क्रिएट किया था तो हमने क्रेडिट किया था, राइट। अलाउंस को हम खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस एसेट को हमने क्या कर दिया, बोलिए डिस्पोज ऑफ कर दिया है। तो अलाउंस को खत्म करने के लिए हमने अलाउंस को किया डेबिट और इस अलाउंस को खत्म करके भी कहां ले जाएंगे, बोलिए एक जगह जहां पे मालूम किया जाएगा कि उस एसेट को बेच के फायदा हुआ या नुकसान। तो बताइए एंट्री दूसरी बनती हुई नजर क्या आ रही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने किया डेबिट, कितना, बोले 8,000। और रेफरेंस क्या दिया हमने, बोले डिस्पोजल अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट, कितना, बोलिए 8,000। क्या ये वाली बात समझ आई। अब देखिए इस 8,000 को हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं, 8,000 हमने यहाँ रखा, रेफरेंस क्या दिया, बोलिए शाबाश, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया। यहां तक साथ हैं आप। अब बताइए कि अलाउंस का कोई बैलेंस बचा या नहीं बचा उस एसेट के हवाले से, नहीं बचा। सर एसेट हो गया जीरो, अलाउंस हो गया जीरो, और ये बात सेंस बनती है कि जब एसेट नहीं रहा तो एसेट का बैलेंस होना चाहिए जीरो और उसका जितना भी अलाउंस हमने प्रोवाइड किया था उसका भी क्या हो जाना चाहिए, बोलिए जीरो। अब बताएं उस एसेट को बेच के हमारे पास पैसा आया कितना है, बोले 3,500। 3,500 जो आया ये किस वजह से आया, हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, बोलिए डिस्पोज किया है। हमने उस एसेट को बेचा है, एसेट के अकाउंट को हमने खत्म किया, एसेट के अकाउंट को हमने खत्म किया। क्यों खत्म किया, क्योंकि हमने क्या किया है, बोले डिस्पोजल। हमने एसेट का जितना भी अलाउंस है उसको भी क्या किया, बोलिए खत्म किया है। क्यों किया है, क्योंकि हमने क्या किया है, बोले डिस्पोजल। हमारे पास जो पैसा आ रहा है कितना आ रहा है, 3500 आ रहा है। वजह क्या बन रही है इसकी, बोलिए डिस्पोजल हमारी वजह बन रही है। क्लियर हुई वाली बात। अब इस 3500 को हम लोग यहां पे लेके आएंगे, कैश डेबिट हो रहा है और डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है, बोलिए क्रेडिट हो रहा है। तो डिस्पोजल अकाउंट क्या किया हमने, डेबिट किया क्रेडिट किया, होल्ड ऑन एक मिनट। कैश तो डेबिट हुआ, मुझे मालूम है क्या एंट्री यहाँ पे हमने बनाई और पोस्टिंग यहाँ पे की है, तो कैश किधर आना चाहिए। अक्सर लोग ये भी सवाल कर रहे होते हैं कि सर कैश तो डेबिट हुआ, डिस्पोजल क्रेडिट हुआ, यहाँ पे हमने कौन से साइड को डेबिट या क्रेडिट करना है,
बोले बोले, जो किया है काम वो गलत है, बिल्कुल गलत है। अब आप बताइए यहाँ पे कितना आएगा? 3500 यहाँ पे आ जाएगा। क्या रेफरेंस देंगे सर? लेकिन कैश अकाउंट तो डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट अपनी जगह डेबिट हो रहा है। यहाँ पे अभी हम बना कौन सा रहे हैं? बोले सॉरी, डिस्पोजल अकाउंट। तो डिस्पोजल अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। रेफरेंस क्या दे दिया हमने? कैश। अब बताइए, वैसे तो हम बात जान चुके हैं कि हमें इस एसेट के बेचने पे फायदा हुआ या नुकसान, क्योंकि हमने शुरू में ही एक पिक्चर दिमाग में बना ली थी कि भाई 10 का था कॉस्ट, 8 का था अलाउंस, तो 2 थी क्या उसकी हमारे पास बुक वैल्यू। 3500 का हमने बेचा तो हमें फायदा हुआ है नुकसान, हमने शुरू में अपना एक इमेज बना लिया। यही सारे काम को हम किस में देखना चाह रहे हैं? लेजेस में देखना चाह रहे हैं। डन। तो यहाँ पे आया एसेट की कॉस्ट, यहाँ पे आया एसेट का अलाउंस, जो पैसा आया हमारे पास इस साइड पे आ गया। अब बताइए, सब कुछ रखने रखाने के बाद 10,000 और ये कितना आ रहा है? 11,500। तो डिफरेंस किधर आ रहा है? डिफरेंस किधर आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है? 1500 का डिफरेंस आ रहा है। इस 1500 का डिफरेंस, सुनिए, 1 2 3 चीजें रखने के बाद, यानी कि कॉस्ट, अलाउंस और प्रोसीड्स, प्रोसीड मतलब पैसा रखने के बाद, लेजर्स में इन 3 चीजों को रखने के बाद, लेजर्स में इन 3 चीजों को रखने के बाद अगर बैलेंसिंग फिगर आती है डेबिट साइड पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? गेन। और अगर इन 3 चीजों को रखने के बाद, 3 चीजें कौन सी? एसेट की कॉस्ट, एसेट का अलाउंस और जो हमारे पास पैसा आया, इन 3 चीजों रखने के बाद अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आती है तो क्या हो जाएगा? बोलिए, लॉस। ये वाली बात समझ आई? हमने सवाल के स्टार्टिंग में देख लिया था कि भाई ये है पिक्चर है, लेकिन हमने इस काम को पूरे का पूरा स्विच किस में करना है? बोलिए, लेजेस में करना है। ये काम को हम तफसीलन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि पीआरसी 4 में डिस्पोजल नहीं था। तो हम यहां पे जितना भी काम करेंगे वो पीआरसी 4 वाला तो करेंगे ही, जिसको हमने कल तक देखा, और उसके अलावा जो काम था डिस्पोजल का, ये हमारे पीआरसी 4 में नहीं था, कैफ 1 में आ रहा है, तो उसको यहां पे हमने डिस्कस अभी अभी कर दिया। अब बताइए, गेन के वाले से जर्नल्स क्या बनेगी? जल्दी बोले। गेन की नेचर डेबिट की है, क्रेडिट की है। गेन की नेचर इनकम की है या एक्सपेंस की है? गेन की नेचर प्रॉफिट की है, लॉस की है? किसकी है? इनकम की नेचर है। तो आप बताइए, गेन की नेचर क्रेडिट है, कितना? 1500। रेफरेंस क्या दे दिया? बोलिए, शाबाश। यहां पे डिस्पोजल कितना? 1500। अब एक और बात सुनिए सर, ये तो हमने लेजर्स बना लिए, डन। अब ये जो एंट्री बनाई है, ये कौन सी एंट्री है? बोलिए, ये है हमारे पास कौन सी? सिंपल एंट्री। ये है हमारे पास सिंपल एंट्री डिस्पोजल को लेके। अब यहां पे मैं बनाने लगा हूं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री, बताइए पहले कि लेजर में जो भी हमने काम किया समझ आ चुका है? जल्दी बोलिए, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं थी। ये जो हमने डिस्पोजल अकाउंट बनाया फॉर द फर्स्ट टाइम, इसमें भी कोई बात मुश्किल नहीं थी। ठीक, सिंपल एंट्री हमने बना ली। अब हम कंपाउंड एंट्री बना रहे हैं। मुझे बताइए, एसेट क्या हुआ है? बोले, शाबाश। क्रेडिट कितने से? 10,000 से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने बढ़ाया या खत्म किया? खत्म किया। कितने से? बोले, 8,000 से। हमारे पास पैसा कितना आया? बोले, 3,500। मैंने आपसे बात क्या कही है कि एसेट, अलाउंस और प्रोसीड्स की बेसिस पे जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, चाहे वो लेजर्स में हो, चाहे वो जर्नल्स में हो, वो गेन होगा या लॉस। गेन की नेचर हम जानते हैं कि प्रॉफिट की है, ठीक? तो प्रॉफिट किस साइड पे आता है? बोलिए, क्रेडिट साइड पे आता है। इन 3 चीजों को जब हमने लेजर्स में रखा, 1 2 3 चीजों को लेजर्स में रखा, तो बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट पे आई तो हमने क्या बोल दिया? दिस इज गेन। और ये चीज का आइडिया हम लोग शुरू में यहाँ पे एक ले भी चुके थे। और इसी चीज को अगर हम यहाँ पे देखते हैं कंपाउंड एंट्री में, तो 3 चीजें हमने रख दी। बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे आ रही, क्रेडिट पे आ रही? जल्दी बोले, क्रेडिट साइड पे आ रही। कितना आ रहा है? 1500 आ रहा है। इसको हमने यहाँ पे क्या नाम दे दिया? बोलिए, गेन। क्या ये वाली बात समझ आई भाईजान? ठीक, जल्दी से इस काम को कॉपी कर लें। ये सिंपल एंट्री है, वो कंपाउंड एंट्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी प्लीज। मूसा भाई जल्दी से करें, शाबाश। कंपाउंड सवाल पूछा गया अब्दुल्ला की तरफ से, सर कंपाउंड एंट्री में डिस्पोजल नहीं आएगा। कंपाउंड एंट्री जो हमने बनाई, इसमें हमें डिस्पोजल अकाउंट खोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, एक बात सुनिए, पहले आप कॉपी कर लें, फिर एक साथ में सबके सवाल लेता हूं, फिर जवाब दूंगा।
अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि IAS 16 जो है, अदर देन थ्योरेटिकल पोर्शन जो सरसान के आपसे डिस्कशन हुआ है, सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन जो है 12 से 13 क्लासेस घट पे घट लेगा। तब आप खुद सोच लीजिए कि कितना सारा कंटेंट बुक का है जिसको हमने कवर अप करना है, यानी कि 1 2 4 क्लासेस के अंदर कवर अप नहीं होना, ये घट पे घट 12 से 13 क्लासेस लगनी है, जिसके अंदर पास्ट चैप्टर्स भी कवर अप होंगे और हमारी प्रैक्टिस भी चलेगी, और बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। टेस्टिंग लेवल इसका 2 है, तभी हमने इसमें डिटेल में जाना पड़ेगा, लाजमी। यार ये जरा प्लीज बोर्ड रब कर दूं मैं। लेफ्ट वाला एरिया में मिटाता हूं। अच्छा बेटा, एक ऐसी एग्जाम्पल नंबर 6 पे जाने से पहले एक बात का जवाब दीजिए। अगर आपने सेल्स अकाउंट में लेट्स सपोज 5000 की देखी सेल्स, हेलो 5000 की देखी सेल्स, तो बताइए प्रॉफिट है या लॉस है? सेल्स अकाउंट में आपने 5000 की सेल्स देखी, तो प्रॉफिट है या लॉस है? सर हम बता नहीं सकते। अच्छा जी, इसी तरह से मैंने सिर्फ आपको एक्सपेंस अकाउंट दिया, उसमें 3000 बता दिया, ये वाला स्किप कर दिया। आप बताइए क्या खाली एक्सपेंसेस को देख के बता सकते हैं कि प्रॉफिट है या लॉस? बोले नहीं। खाली सेल्स को देख के बता सकते हैं प्रॉफिट है या लॉस? बोले नहीं बता सकते। इसका मतलब खाली एक्सपेंस को देख के ये नहीं बता सकते कि प्रॉफिट है या लॉस, खाली रेवेन्यूज को देख के ये भी नहीं बता सकते कि प्रॉफिट है या लॉस। तो सर हम करते क्या आए हैं आज से पहले, हमने बताया क्या काम किए, वो काम जो आपने किया है मैं इसका दोहरा रहा हूं। इधर देखो, हम लोग क्या करते आ रहे थे कि सर सेल्स है, इसको हमने कहां ट्रांसफर कर दिया? बोले प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोला, जिसका ये डेबिट, ये क्या है? बोले क्रेडिट। तो सेल्स को हमने डेबिट किया कितने से? 5000 से, और क्रेडिट किसको किया? बोले प्रॉफिट एंड लॉस। क्या ये वाली बात सबको समझ आ रही है? तो इसका मतलब सेल्स अकाउंट में जितनी भी सेल्स पड़ी थी उसको एक मकसद के तहत हम लोग कहां फेंक रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं? बोले प्रॉफिट एंड लॉस। कोई मकसद है? क्या मकसद है? प्रॉफिट या लॉस पता करना। तो इसका मतलब सेल्स अकाउंट में जितनी भी सेल्स पड़ी हुई उसको हम लोग एक मकसद के तहत कहां ले जा रहे हैं? बोले प्रॉफिट एंड लॉस। एंट्री क्या बनेगी? उसको ले जाते वक्त, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते वक्त क्या एंट्री बनेगी? सेल्स डेबिट हो जाएगा और P&L क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि P&L क्रेडिट हो जाएगा कितने से? बोलिए 5000 से। रेफरेंस क्या देंगे? बोले सेल्स। इसी तरह से एक्सपेंस अकाउंट में हमने देखा 3000 है, तो एक्सपेंस अकाउंट को एक मकसद के तहत हम लोग जितना अमाउंट है उसको कहां लेके जाएंगे? बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस। ये वाला काम तो हमने पहले किया हुआ है। तो इसका मतलब एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं, और डेबिट क्या हो रहा होगा? बोलिए यहां पे आया क्या? शाबाश, एक्सपेंसेस। आर वी क्लियर? हेलो। तो आप मुझे बताइए, क्या मैंने सेल्स को एक मकसद के तहत ट्रांसफर किया? क्या मकसद था? प्रॉफिट मालूम करना। क्या मैंने एक्सपेंसेस को एक मकसद के तहत ट्रांसफर किया? ठीक, जानते हैं आप। तो इसका मतलब ये वाला काम और ये वाला काम एक मकसद के तहत हुआ। अब आप बताइए 5000 माइनस 3000 कितना आया? बोले 2000 आया। ये क्या कहलाएगा? बोलिए शाबाश, प्रॉफिट। क्या ये वाली बात समझ आई? ये वाली बात समझ आई? क्या समझ आया आपको? प्रॉफिट। इसी तरह से इस चीज को दिमाग में रखते हुए मुझे बताओ, मैंने एसेट अकाउंट जो बनाया उसको मैंने डेबिट पे रखा जब तक एसेट था हमारे पास। मैंने उसके अलाउंस को क्या करते गया? बोलिए क्रेडिट करते गया जब तक वो एसेट मेरे पास मौजूद था। जब वो एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया तो अब फैसला कौन घड़ी आ रही है कि भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस? सर हमने अगर मालूम कर लिया बिल्कुल स्टेटमेंट बना के तो पता चलेगा कि भाई प्रॉफिट आ गया, डन। जो भी हमने पिछले सवाल में देखा। सर यही सारा काम अगर हम लेजर्स में करना चाहते हैं तो क्या किया जाएगा? एसेट अपने अकाउंट में किस साइड पे आ रहा था? डेबिट। उसको हमने ट्रांसफर किया। किधर किया ट्रांसफर? बोलो जरा जोर से बोले। डिस्पोजल अकाउंट में। तो मैं एसेट अकाउंट को अगर ट्रांसफर कर रहा हूं डिस्पोजल अकाउंट में तो उसका कोई रीजन है? क्या रीजन है? सर मालूम करना कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। बिल्कुल इसी थॉट प्रोसेस पे कि हमने सेल्स को ट्रांसफर किया, P&L में एक मकसद था।
तो नॉन करंट एसेट को मैं ट्रांसफर किधर कर रहा हूं बोलिए, डिस्पोजल अकाउंट में। तो उसके पीछे कोई मकसद है या नहीं है? तो क्या खाली एसेट का बैलेंस देख के बता सकता हूं कि गेन हुआ या लॉस? जल्दी से बताइए, क्या खाली एसेट की कॉस्ट देख के बता सकता हूं कि गेन हुआ या लॉस? नहीं सर, हम लोग कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो स्टेप हमने क्या फॉलो किया? एसेट को क्रेडिट किया, एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया, लेके किधर जा रहे हैं बोलिए, डिस्पोजल अकाउंट। तो एसेट क्रेडिट हुआ, डिस्पोजल क्या हुआ बोलो, डेबिट हुआ। फिर हमने क्या किया, डिस्पोजल अकाउंट में एसेट तो पहुंच गया। तो सर ये क्या हमारा गेन है या लॉस? नहीं यार, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। देखो इस एसेट के हवाले से हमारे पास अलाउंस पहले का मौजूद था कितना, तो हमने अलाउंस को क्या किया, खत्म किया, और उसको भी कहां पे ले गए हम लोग बोले, डिस्पोजल अकाउंट। आई होप सो ये बात समझ आ रही होगी। तो ये मैं अलाउंस को खत्म कर रहा हूं और एसेट को खत्म कर रहा हूं, इसके पीछे कोई रीजन है बोले? रीजन है। क्या रीजन है? टू फाइंड आउट गेन या लॉस। और गेन या लॉस मालूम करने के लिए हम लोग जो नॉन करंट एसेट के हवाले से गेन या लॉस मालूम करने के लिए जो अकाउंट बना रहे हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, वो इनकम स्टेटमेंट नहीं है, वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं है। ठीक, वो कौन सा अकाउंट है? कौन सा अकाउंट है? डिस्पोजल अकाउंट। तो इसका मतलब डिस्पोजल अकाउंट किस हवाले से हमें गेन या लॉस बताता है? नॉन करंट एसेट के हवाले से हमें गेन या लॉस बताता है। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? और जो भी गेन होगा उसको हम लोग फिर कहां पे ले जाएंगे? जो भी गेन होगा उसको हम लोग कहां पे ले जाएंगे बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेटा बात सुनिए, प्रॉफिट एंड लॉस से भी हमें क्या पता चलता है, गेन या लॉस, और डिस्पोजल अकाउंट से भी क्या पता चलता है, गेन या लॉस। डिस्पोजल अकाउंट कब बनाया जाता है? नॉन करंट एसेट के हवाले से बनाया जाता है। और जो भी नॉन करंट एसेट के हवाले से गेन या लॉस आएगा उसको हम लोग फिर कहां पे ले जाएंगे बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। क्या ये वाली बात समझ आई? तो हमें समझ आया, एसेट हुआ क्रेडिट, एसेट हुआ क्रेडिट, डेबिट क्या हुआ, डिस्पोजल, क्योंकि खाता खोल दिया। अलाउंस हुआ डेबिट, किधर ले जा रहे हैं बोलिए, डिस्पोजल। ठीक, इसी तरह से हमारे पास पैसा जितना आया डेबिट, और किस वजह, क्या वजह बनी पैसा आने की, डिस्पोजल। और फिर हमने देख लिया कि गेन हुआ या लॉस, तो गेन की नेचर यहाँ पे क्या है, या गेन की नेचर होती क्या, इनकम की होती है, प्रॉफिट की होती है। तो प्रॉफिट को हमने क्या किया, क्रेडिट करा दिया, और इस गेन की वजह भी क्या बनी बोलिए, डिस्पोजल अकाउंट। डन। कंपाउंड एंट्री जब हम बना रहे हैं, कंपाउंड एंट्री जब हम बना रहे हैं, तो सुनो बेटा, कंपाउंड एंट्री जब मैं बनाऊंगा, इधर यहां पे जरा पहले देखिएगा। बेसिकली यहां से मैं कुछ आइडिया ले रहा हूं, यहां से मैं कुछ आइडिया ले रहा हूं। जैसे अभी मैंने क्या बात को समझाने की कोशिश की, आपने बोला सर डिस्पोजल डिस्पोजल डिस्पोजल। हो सकता है दिमाग में आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हो, लेकिन अभी नए नए हैं तो आप पूछ नहीं रहे, इसलिए मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा वजाहत दे रहा हूं। आपने बोला सर डिस्पोजल अकाउंट क्यों बनाया वगैरह वगैरह, ये चीज सारी अपनी जगह। मुझे एक बात बताइए, वो काम जो हम पहले आज से पहले कर चुके हैं, अगर आप सिंपल एंट्री बनाते हैं इस हवाले से, सिंपल एंट्री बनाते हैं इस हवाले से, तो मुझे बताइए सिंपल एंट्री क्या बनेगी, शाबाश बोलिए, सिंपल एंट्री क्या बनेगी। मैं थोड़ा सा ये एरिया ले लूं, यहां पे कौन सा अकाउंट बना था बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस का। बोलिए शाबाश, यहां पे कितना आया था, 5000, रेफरेंस क्या दिया था, सेल्स, और यहां पे क्या थे, एक्सपेंसेस, कितना बोले, 3000। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास बोलिए, 2000। अब अगर ये सारा काम मैं देखना चाहूं सिंपल एंट्री को लेके, सिंपल एंट्री को लेके, तो मुझे बताइए सेल्स क्या हुई है बोले, सेल्स डेबिट हुई, क्रेडिट क्या हुआ बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 5000। डन, आर बी क्लियर? अच्छा जी, अब बताइए एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, शाबाश, क्रेडिट हो रहे हैं कितने, 3000। डेबिट क्या होगा बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो सर सिंपल एंट्री बन गई। डन, ठीक। सिंपल एंट्री को हमने कहा किया, लेजेस में पोस्ट किया, इधर 5000 3000, तो सर पता क्या चल गया बोलिए, प्रॉफिट या लॉस। क्या आप लोगों ने आज से पहले सिंपल एंट्री, जब इन्वेंट्री का टॉपिक आप कर रहे थे पीआरसी 4 के अंदर, तो वहां पे ये एंट्रीज बनाई थी? जी हाँ सर बनाई थी, क्योंकि कोर्स का पार्ट था। और अगर हम लोग कंपाउंड एंट्री को देखें, कंपाउंड एंट्री की अगर हम बात करें, तो बोलो बेटा सेल्स क्या हुई है बोले, डेबिट कितना, 5000। एक्सपेंसेस क्या हुए हैं बोलिए, शाबाश, क्रेडिट कितना, 3000। तो बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट पे आती तो क्या आता बोले, डेबिट साइड पे अगर बैलेंसिंग फिगर आती तो क्या आता, लॉस। और अगर यहां पे किस साइड पे आ रही है, तो बेटा ये क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस, या नाम रेफरेंस क्या दे दे बोलिए, गेन का। अब आप ये देखें, मैंने यहां पे एक नई चीज को डिस्कस किया, यानी कि डिस्पोजल। ठीक, यहां पे मैंने आपके सामने बात की सिंपल एंट्री, और सामने बात की किसकी, कंपाउंड एंट्री। ये वाला काम हमारे लिए कुछ नया है, लेकिन उस नए काम को मैं बेसिकली लिंक किसके साथ कर रहा हूं, कि वो काम जो आप आज से पहले कर चुके थे पीआरसी 4 में, राइट। वो क्या काम था यार, ये क्या नहीं किया था, सेल्स अकाउंट नहीं बनाया था सर, 10 दफा बनाया। एक्सपेंस अकाउंट पता नहीं कितनी दफा हमने बनाया। अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट का टॉपिक हमने जब किया था, तो उसमें एक्सपेंस अकाउंट पता नहीं कितने बनाए।
सेल्स के अकाउंट या इनकम के अकाउंट पता नहीं कितनी दफा हमने बनाए, तो हमने ये सारा काम कर लिया। और जब हम लोग इन्वेंट्री वाले टॉपिक में गए तो वहां पे क्लोजिंग एंट्रीज का भी एरिया आता है, तो वहां पे हमने क्लोजिंग एंट्रीज को भी देखा। तो यार ये वाला जो काम है बेटा, ये वाला काम मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वाला काम बिल्कुल पुराना काम है। उस पुराने काम की बेसिस पे मैंने नए काम को जोड़ दिया। क्या ये वाली बात समझ आई? यानी कि सेल्स को मैंने ट्रांसफर किया विद अ रीजन बिहाइंड, एक्सपेंसेस को ट्रांसफर किया रीजन बिहाइंड। तो उसी कॉन्टेक्स्ट को लेके, उसी आइडिया को लेके हमने ये वाला काम कर लिया। आई होप से ये वाली बात समझ आ गई होगी। तो वो साथी जो अभी ऑनलाइन करते मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये कंपाउंड एंट्री में क्या डिस्पोजल अकाउंट नहीं आएगा? जिस तरह से हम लोगों ने सेल्स और एक्सपेंसेस के हवाले से कंपाउंड एंट्री बनाई, तो प्रॉफिट एंड लॉस, बोलिए यहां पे बेसिकली आ क्या रहा है? गेन तो आ रहा है। तो वहां देखो क्या है, कैश डेबिट, अलाउंस डेबिट, एसेट क्रेडिट, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या है? बोलिए गेन। आई होप सो आपको बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से आप लोग ट्राई करें। जी अब्दुल्ला, आपने सवाल पूछा था, क्लियर हो गया पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से आ जाइए। Question number 6 is basically the same question like question number 5, but आपकी टर्न है। हाँ जी, आपकी टर्न। बोलिए गेन या लॉस? 1500। कॉस्ट कितनी है? 18,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 11,000। बोले 7,000 इज कैरिंग वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू या नेट बुक वैल्यू? कैरिंग वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू या नेट बुक वैल्यू? मैं आपको फिर बोलूं, IAS 16 हर IAS के साथ जुड़ जाएगा। सुनो बेटा, आप जब IAS 36 करेंगे, हेलो गाइस, आप IAS 36 करेंगे, IAS 36 करने से पहले आपके पास बेस होनी चाहिए IAS 16 की। क्लियर? जब आप IAS 40 करेंगे तब भी आपके पास जो बेस होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए? IAS 16 की होनी चाहिए। IAS 23 का भी लिंक किससे बन रहा है? IAS 16 से बन रहा है। IAS 20 का भी लिंक किससे बन रहा है? IAS 16 से बन रहा है। तो मैंने भी यहां पे 4 IAS का भी सामने सामने नाम लिया। IAS 36, IAS 36 हो गया, IAS 20 हुआ, IAS 40 हुआ, और कौन सा हुआ? 23। ये वो IAS हैं जिनके सवाल जब भी आए तो 16 को उसने कहीं ना कहीं बेस बनाया और 36 जोड़ा, 40 जोड़ा, 20 जोड़ा और 23 जोड़ दिया। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? इसका मतलब 36 के सवाल के साथ 16 का लिंक बन जाता है, 20 के साथ 16 का लिंक बनता है, 40 के साथ, 23 के साथ, सबका किससे लिंक बन रहा है? ये 16 से बन रहा है। तो आइए 16 की बेसिक्स बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये हमारे कोर्स का पार्ट है। बताइए बेचा कितने में है? बोले 5,500। तो गेन हुआ या लॉस? कितना? 1,500 का लॉस हुआ। किसी के दिमाग में ये तो सवाल नहीं आ रहा सर पॉजिटिव में आ रहा है तो लॉस कैसे हो सकता है? ये तो गेन होगा। इसी तरह से किसी के दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर अब यहाँ पे बेसिकली देखना क्या है। देखिए मैं अभी वो बहुत सारे सवाल कर रहा हूं क्योंकि अभी आप लोग खुले नहीं है डिस्कशन के हवाले से, क्योंकि नए नए हैं, तो इसीलिए एकदम दिमाग में ख्याल है सर पॉजिटिव में आ रहा है तो सर आप तो अजीब सी बातें करें, पॉजिटिव में आया सर ये तो लॉस बोल रहे हैं, नेगेटिव में आया सर की भी अजीब अंतक है। आप यहाँ पे ये देखें कि एक्सपेंसेस में से अगर मैं माइनस करता हूं, एक्सपेंसेस में से अगर माइनस करता हूं, मैं देखो फिर अपनी बात को समझाने के लिए बिल्कुल बेसिक पे उतर रहा हूं। एक्सपेंसेस हैं 3,000 के और रेवेन्यू है 5,000 का। अगर मैं रेवेन्यू में से माइनस करता हूं एक्सपेंसेस तो कितना आया? 2,000 पॉजिटिव में आ गया। सर ये तो जबरदस्त, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर मैं एक्सपेंसेस में से माइनस कराता हूं रेवेन्यू तो 3,000 माइनस करता हूं 5,000 तो बताएंगे ये 2,000 जो आया सर ये तो अल्लाह की कसम क्या है? लॉस। मतलब मुझे लग ये रहा है ना कि नेगेटिव में आया तो लॉस है, पॉजिटिव में आया तो गेन है। यहां पे ये चीज नहीं करनी कि पॉजिटिव आया तो गेन, नेगेटिव आया तो लॉस। यहां पे देखो किसमें से क्या माइनस हो रहा है और
commonsense.com की वेबसाइट पे विजिट करें और वहां से आपको जवाब मिल जाएगा। यानी कि अगर रेवेन्यू में से माइनस हुए एक्सपेंसेस तो जवाब अगर पॉजिटिव में आया तो गेन है, और एक्सपेंसेस में से माइनस हुए रेवेन्यू यानी कि 3000 में से अगर माइनस हुआ 5000 तो जवाब क्या आ रहा है? 2000 किस में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। ये भी क्या है बोले? ये भी क्या है बोलिए? गेन। पॉइंट यहां पे ये है कि देखो किसमें से क्या चीज माइनस हो रही है और आ क्या रहा है। अगर कैरिंग वैल्यू में से माइनस करा रहा हूं डिस्पोजल और जवाब आया नेगेटिव में, कैरिंग वैल्यू में से मैंने कैरिंग वैल्यू में से माइनस करा है डिस्पोजल, इसका मतलब कैरिंग वैल्यू क्या है और डिस्पोजल क्या है? ज्यादा, तभी तो जवाब मेरे पास किस में आया? नेगेटिव में। तो क्या बना? गेन। और अगर कैरिंग वैल्यू कम है और सॉरी कैरिंग वैल्यू का ज्यादा है और डिस्पोजल हुआ कम में तो जवाब किस में आया? यहां पे देखो कैरिंग वैल्यू क्या है? ज्यादा, बेचा कितने में? कम में। तो आप बताइए डिफरेंस कितना आया? 1500। अब ये तो देखो बेटा यहाँ पे सोचना ये है कि किस में से क्या माइनस हो रहा है। भाई मेरे हिसाब से एसेट की वैल्यू कितनी है बोले? 7000, मैं बेच कितने में रहा हूं? 5000। तो इसका मतलब 1500 का यहाँ पे क्या हुआ मुझे? लॉस। ये कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा था जिनको मैं देख रहा हूं तो मुस्कुरा रहे हैं, हाँ सर ये चीज दिमाग में चल रही थी। डन हो गया? अब बताइए लेजर्स। लेजर्स 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 के पीछे हम लोग क्यों पड़े हुए हैं? मैंने छोटा सा कल एक आध 5 पेपर दिखाए थे, और वो जो 5 पेपर दिखाए थे वो सिर्फ इसलिए दिखाए थे कि ऐसा ना हो किसी पॉइंट पे आप लोग का इंटरेस्ट लूज हो जाए कि सर आप क्या लगे में लेजर्स लेजर्स लेजर्स। कोई मैं घर से थोड़ी लेके आया हूं भाईजान, आईकेएफ के 5 पेपर जो आते हैं वहां पे वो मांगता है। अब जब वो मांग रहे थे उसका मतलब हमने यहां से बेस बना के वहां तक पहुंचना है। बोलिए एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और तीसरा यहां पे हमने बना लिया बोले डिस्पोजल अकाउंट। सर डिस्पोजल अकाउंट की नेचर क्या है? गेन या लॉस की। डिस्पोजल अकाउंट की नेचर क्या है? गेन या लॉस की। बताइए एसेट का ओपनिंग कितना है? 18। अलाउंस का ओपनिंग कितना है बोलिए? 11। जब एसेट नहीं रहा तो एसेट के बैलेंस होना चाहिए 0। जब एसेट नहीं रहा तो उसके अलाउंस का भी बैलेंस होना चाहिए 0। लेकिन यहां तो अभी बैलेंस दिख रहा है, तो एक काम करो 18000 को तुम ट्रांसफर कराओ एक जगह जहां से पता लगाया जाएगा कि गेन हुआ या लॉस। 18000 यहां पे आ गया, क्या रेफरेंस दिया? एसेट का। अलाउंस को क्या करना पड़ेगा बोलिए? खत्म करना पड़ेगा या क्रिएट करना पड़ेगा? बेटा अलाउंस क्रेडिट होता है तो बोले क्या करेंगे? अलाउंस क्रेडिट होगा तो इसका मतलब अलाउंस बढ़ है। अभी हमने यहाँ पे अलाउंस को बढ़ाना है या खत्म करना है? खत्म करना है। तो अलाउंस को हमने यहाँ पे किया 11000। रेफरेंस क्या दिया बोलिए? डिस्पोजल। सर आप रेफरेंस फिर मुझे बताइए डिस्पोजल क्यों दे रहे हो? भाई मैं एक जगह ले जा रहा हूं जहां से पता लगाऊंगा कि गेन हुआ या लॉस। 11000 रेफरेंस क्या दिया बोलिए? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। आर वी क्लियर? पैसा आया या गया? सर पैसा आया तो पैसा डेबिट होगा। पैसे आने की वजह क्या बन रही है बोलिए? डिस्पोजल। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा बोलिए? डिस्पोजल। कितना? 5500। अब बताइए मैंने आपसे बात पिछले सवाल में भी की, इसमें भी करूंगा, आगे भी होगी कि एसेट अकाउंट, उसका अलाउंस और प्रोसीड मतलब जो पैसा आया, इन तीनों को रखने के बाद अगर डिस्पोजल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे आती है तो क्या होगा? गेन। और अगर क्रेडिट पे आती है तो क्या होगा बोलिए? लॉस। ये 18000 है और यहाँ पे कितना है? 16500। तो इसका मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है? 1500 का यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे बोलिए? लॉस। आर वी क्लियर? जल्दी से आप इसकी सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री बना लें। सिंपल एंट्री क्या? जल्दी बोलिए। एसेट क्रेडिट कितना? 18000 और डिस्पोजल डेबिट कितना? 18000। फिर बोले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितना? 11000 और डिस्पोजल क्रेडिट 11000। फिर बताइए पैसा डेबिट कितना? 5500। और इस पैसे के आने की वजह भी क्या बनी है बोलिए? डिस्पोजल 5500। गेन हुआ या लॉस? सर लॉस हुआ। लॉस की नेचर डेबिट की है, तो लॉस कितना डेबिट हुआ? 1500। रेफरेंस क्या दिया हमने बोले? डिस्पोजल। क्विकली आप लोग इसकी कंपाउंड एंट्री बना डालें, जल्दी से कंपाउंड एंट्री बना लें। क्वेश्चन 6 की कंपाउंड एंट्री बना लें और फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। अच्छा रिया आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 यहां देखिए, हमें दिया हुआ है ओपनिंग अलाउंस और हमें दी हुई ओपनिंग कॉस्ट, ये वाला भी वो वाला भी जो भी चल रहे हैं।
हमें यहाँ पे बनाना है एसेट अकाउंट, अलाउंस अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट 2018 का। तो नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का अकाउंट, और बोले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, और तीसरा बोलिए डिस्पोजल का अकाउंट। अच्छा बेटा बताइए, ओपनिंग कॉस्ट कितनी है? 1000। डन। ओपनिंग अलाउंस कितना है बोलिए? 400। एडिशन कब हुआ है बोले? 1118 पे। क्या ये वाली बात समझ आई? एडिशन कितना हुआ है? 600 का। मैंने डेबिट साइड पे रख दिया, किसी को एतराज नहीं। अब देखिए 1118 पे डिस्पोजल हुआ है और डिस्पोज एसेट की कॉस्ट बता रहा है 300, उसका अलाउंस बता रहा है 100, और पैसा जो आया वो कितना बता रहा है? 220। राइट। अब आप मुझे बताइए कि हमें डिस्पोज एसेट की कॉस्ट दी हुई है, उसका अलाउंस दिया हुआ है और बताया हुआ है कि पैसा कितना आया। वी जस्ट हैव टू प्लॉट। यानी कि इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपसे कोई कैलकुलेशन नहीं करवानी है, मैंने आपसे सिर्फ क्या बतानी है? प्लॉटिंग। यानी कि कौन से अकाउंट में क्या कुछ जाएगा। जब हमने कुछ कैलकुलेशन की, ठीक, अब हम यहां पे जा रहे हैं प्लॉटिंग पे। आगे हम लोग जाएंगे जहां पे हमारे पास कैलकुलेशन का ज्यादा जोर होगा, और प्लॉटिंग तो बोला जाएगा कि ऑब्वियसली आपको पता है कि आती है कि डेबिट और क्रेडिट पे क्या कुछ आता है। अब बताइए, शाबाश, एसेट जो गया उसकी कॉस्ट कितनी है? 300। यार इस 300 के साथ अब मैंने क्या करना पड़ेगा सर? मैंने एसेट अकाउंट में से इसको निकाल बाहर करना पड़ेगा। तो एसेट अकाउंट में से इसको निकाल बाहर करने के लिए हमने एसेट को क्या किया बोले? क्रेडिट। क्या ये वाली बात समझ आई? इसको क्रेडिट कर रहा हूं, मैं कहां ले जाऊंगा? डिस्पोजल अकाउंट में। क्या ये वाली बात समझ आई? इधर देखिए, ये आ गया यहां पे रेफरेंस क्या दिया? एसेट का। डन। सर इसके साथ साथ एक और काम भी हमें याद अब हो चुका है कि जब एसेट नहीं रहा तो उसका अलाउंस भी नहीं रहना चाहिए, तो अलाउंस को भी क्या किया जाएगा? खत्म। टोटल अलाउंस कितना है? 400। टोटल एसेट की कॉस्ट कितनी है? 1000। सर आपने तो वहां पे 300 लिखा, 1000 में एक नहीं कई सारे एसेट्स हैं, उन 1000 में से एक एसेट जिसकी कीमत थी 300। ये भी हो सकता है दिमाग में सवाल आ रहा हो कि सर वहां तो लिखा हुआ था 1000, यहां पे आपने लिखा 300, इसका मतलब 1000 के अंदर कई सारे एसेट्स की क्या मौजूद है बोलिए? कॉस्ट। और 1000 जो कॉस्ट है उन सारे एसेट्स का अलाउंस कितना मौजूद है बोलिए? 400। अब 1000 में से जो 300 वर्ग का एसेट था वो गया। क्या ये वाली बात समझ आई? 400 के अंदर जो डिस्पोज एसेट का अलाउंस है वो मौजूद है, उसको क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। तो वो हुआ 300। यहां पे बताइए कितना आएगा? 100 आएगा। इसको कहां पे ले जाएंगे बोलिए? शाबाश, डिस्पोजल अकाउंट। तो यहां पे कितना आया बोले? 100। क्या रेफरेंस दिया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अब बताइए पैसा जो आया वो किस साइड पे आएगा? 220। क्या हमें ये बात याद हो चुकी है? पैसा यहां पे आएगा। अब आप बताओ बेटा, 300 यहां पे ये आ गया, तो मैंने आपसे बात की थी कि एसेट अकाउंट और एसेट अकाउंट उसका अलाउंस और प्रोसीड्स का बाद जो डिफरेंस आएगा लेजर में, अगर डेबिट पे आया तो गेन है, क्रेडिट पे आया तो बोलिए क्या है? लॉस। ये कितना बनता है? 320। ये कितना आ रहा है? 300। डिफरेंस कितना है? 20। इसका मतलब ये क्या है बोले? गेन। क्या ये वाली बात समझ आई? अच्छा सर गेन आ गया हमारे पास, ये वाला अकाउंट डन हो गया। आर वी क्लियर बेटा? हेलो। अब बताइए हमारे पास एसेट का अब क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? जो क्वेश्चन नंबर 5 किया, क्वेश्चन नंबर 6 किया, उसमें और इसमें फर्क क्या है? वहां पे एक ही एसेट की बात हो रही थी और उसका डिस्पोजल। यहां पे क्या बात हो रही है? एक से ज्यादा एसेट की बात हो रही है, उसमें एडिशन भी आ रहा है और क्या हो रहा है? डिस्पोजल। डन। तो अब बताएं एसेट का क्लोजिंग कितना आ गया बोलो? 1300। इसका मतलब 1300 वर्थ के एसेट हमारे पास अभी भी मौजूद है, तो सर उनका डेप्रिसिएशन भी होना चाहिए। यहां पे आपको तंग नहीं किया कि बेटा जल्दी जाओ डेप्रिसिएशन मालूम करो, यहां पे सारी चीजें गिवन है। हमने इस सवाल में सिर्फ क्या देखना है? प्लॉटिंग देखनी है। बताइए डेप्रिसिएशन कहां आएगा बोले? यहां आएगा। कितना बोलो? 250। क्या ये वाली बात समझ आई? अब सुनो बेटा, कल मैंने बात की थी 1 से 4 तक जो सवाल कराए थे, मैंने आपसे कहा था कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अंदर हमारे पास डेप्रिसिएशन 3 जगहों से निकाला जाएगा। एक तो होगा बचे हुए एसेट्स का,
ठीक, एक होगा जिसका एडिशन हुआ है दूसरा, और तीसरा क्या होगा बोलिए, डिस्पोजल का। अब यहां पे रिमेनिंग का भी होगा, यहां पे एडिशन का भी होगा, यहां पे हो सकता है डिस्पोजल का भी हो। ठीक, निकालना अभी नहीं है, अभी हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, कौन सी चीज कहां पे आती है। जब ये बेसिक हमारी थोड़ी सी बन जाएगी तो फिर मैं आपको किस जगह पे उलझाऊंगा, और एग्जाम में जब आप जाते हैं तो एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपसे वो पूछे बेटा जल्दी से बता एसेट अकाउंट के डेबिट पे क्या आता है, क्रेडिट पे क्या आता है, 2 नंबर दे दिए, 1 नंबर दे दिया। इस चीज के लिए एग्जामिनर आपको हरगिज नहीं बुलाएगा। एग्जामिनर आपको बुलाएगा उन चीजों के लिए, क्योंकि आईकेप का लेवल आप सब जानते हैं क्या है, वो यहाँ पे फॉर्मेटिंग के लिए आपको नहीं बुला रहा कि फॉर्मेट बना दिया और बता दिया कि भाई मैं जानता हूं लेकिन मुझे डेप्रिसिएशन निकालना नहीं आता। उसने बेसिकली बुलाया हुआ किसी और पर्पस के लिए। जब पांच शब्द देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा। ये आगे डेप्रिसिएशन। अब बताएं क्लोजिंग कितना आया, 550। ये हो गई रिक्वायरमेंट नंबर ए फुलफिल। आर वी क्लियर? हेलो, डन। रिक्वायरमेंट नंबर बी क्या है? रिक्वायरमेंट नंबर बी, बीटा बोल क्या रहा है, बनानी क्या है, बोलिए, नेट बुक वैल्यू। क्या हम ये बात जानते हैं? कल भी हमने कुछ आइडिया लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 में शायद मेरे ख्याल से आइडिया लिया था हमने, ठीक। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, हमारे पास ओपनिंग था, हमारे पास एडिशन था, क्योंकि पीआरसी 4 का रिवीजन चल रहा था, वहां पे डिस्पोजल नहीं था। लेकिन है तो आइडिया वही का वही, चीजें ऐड होनी है, चीजें कोई भी लेस नहीं होनी। अब आप मुझे बताओ बेटा, नेट बुक वैल्यू है, जरा प्लीज केयरफुली समझिएगा। नेट बुक वैल्यू कैसे निकलती? कॉस्ट माइनस, बोले, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो क्या मैं यहां पे 1000 रखूं और ऊपर लिखा हुआ है नेट बुक वैल्यू? सर कैसी बात कर रहे हैं? जब आपने नेट बुक वैल्यू का अकाउंट खोला तो इसका मतलब जो भी एसेट का ओपनिंग आएगा वो उसकी कॉस्ट नहीं होगी। क्या माइनस होना चाहिए उसमें से? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये अगर रखते हैं 1000 तो सर ये बुक वैल्यू थोड़ी है, ये तो कॉस्ट अकाउंट बन गया। बुक वैल्यू अकाउंट बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? जो भी कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट है? 1000, 1000 में से माइनस कितना होगा? बोले 400 माइनस होगा। तो सर ये हमारे पास जो आई वैल्यू कितनी आई? 600। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर नेट बुक वैल्यू अकाउंट। क्या ये वाली बात समझ आई? अब आप बताइए सर, अलाउंस जो है, डेप्रिसिएशन जो है, एक बात बताइए, डेप्रिसिएशन लेजर्स में कहां कहां आता है? सर डेप्रिसिएशन अलाउंस को बढ़ाएगा, ठीक। यानी कि अगर मैं अलाउंस का अकाउंट अलग से बना रहा हूं तो इसका मतलब बुक वैल्यू अकाउंट नहीं बना रहा हूं। हेलो गाइस, अगर मैं अलाउंस का अकाउंट अलग से बना रहा हूं तो इसका मतलब मैं बुक वैल्यू अकाउंट नहीं बना रहा। डन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन कहां आता है? यानी कि डेप्रिसिएशन अलाउंस अकाउंट में किधर आएगा? डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में कहां आता है? बोले क्रेडिट साइड पे। क्या ये वाली बात समझ रही? सर क्रेडिट साइड पे इसलिए आएगा कि डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे अलाउंस को क्या करेगा? बोलिए, बढ़ाएगा। सर लेकिन वो तो बुक वैल्यू कम होती है। अरे यार सब्र तो करें। डेप्रिसिएशन अलाउंस को बढ़ाएगा और जब कॉस्ट में से अलाउंस माइनस होगा तो हमारी बुक वैल्यू खुद ब खुद क्या हो जाएगी? रिड्यूस। 2 स्टेप में काम हुआ। ऑल्टरनेट क्या है? सर डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू को रिड्यूस करता है। ये वाला स्टेप हम कहां पे परफॉर्म करेंगे? जब हम क्या बना रहे होंगे? बोले नेट बुक वैल्यू अकाउंट। तो बताइए डेप्रिसिएशन क्या बुक वैल्यू अकाउंट में डेबिट पे आएगा, क्रेडिट पे आएगा? बोले डेप्रिसिएशन, सॉरी, नेट बुक वैल्यू अकाउंट में किधर आएगा? कितना? 250। ये आ गया। ये वाली बात समझ आ गई। अब बताइए एडिशन कितने का हुआ है? बोले 600। मेरे भाइयों बहनों मुझे बताओ, क्या इस 600 वाली बात में किसी को इतराज? बोले क्या इस 600 वाली बात में किसी को इतराज? एडिशन वाली नहीं। ये जो 250 लिखा है मैंने यहां पे, ठीक, आई होप सो किसी को इसमें इतराज नहीं है। और वो जानते हैं कि अगर अलाउंस का अकाउंट बनता तो वहां पे क्रेडिट पे आता, लेकिन यहां पे चूंकि बुक वैल्यू अकाउंट बना रहे हैं, सर दोनों में से कोई एक अप्रोच पे हम चलेंगे। या तो कॉस्ट के साथ अलाउंस बना रहे होंगे, ठीक, अगर ये नहीं तो ऑब्वियसली क्या बना रहे होंगे? बुक वैल्यू अकाउंट बना रहे होंगे। अब आप बताइए, जब एसेट आया तो डेबिट पे आया, चाहे बुक वैल्यू अकाउंट हो चाहे कॉस्ट अकाउंट हो। क्या ये बात समझ आई? जब एसेट आया तो डेबिट पे आया, चाहे वो बुक वैल्यू अकाउंट हो या कॉस्ट अकाउंट हो। आई होप सो मैंने 2 दफा बात बोली, समझ आ गई। सर जब एसेट गया, ठीक, तो मैंने क्या क्या काम किया? सर एसेट की कॉस्ट में से उसकी कॉस्ट निकाली, ठीक, उसके अलाउंस में से उसका अलाउंस निकाला,
ये वाली बात समझ आई? 2 स्टेप में मैंने काम किया। डन? क्योंकि मैं कॉस्ट के लिए अलग लेजर खोला हुआ हूं, अलाउंस के लिए अलग लेजर खोला हूं। डन? ये जो लेजर है बुक वैल्यू का, ठीक, इसके अंदर कॉस्ट और अलाउंस दोनों नेट ऑफ हुआ है। दोनों क्या हुआ हुआ है? नेट ऑफ हुआ हुआ है, यानी कि नेट अमाउंट पे रिकॉर्डेड है। अब बताइए, जब ऐसे डिस्पोज ऑफ होगा तो बुक वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? बोले शाबाश, कम होगी। तो इसका मतलब डिस्पोजल यहां आएगा, बिल्कुल यहां पे आएगा। सॉरी, क्या यहां पे 300 रखूंगा? नहीं, 200। क्या 300 रखूंगा? सर अगर 300 रखता हूं तो आप मुझे प्लीज जवाब देना काउंटर में, ये 300 अगर मैं रखता हूं, सर क्या कर रहे हैं सर, कॉस्ट अकाउंट थोड़ी बना रहे हैं। मैंने बोला अच्छा एक काम करता हूं, मैं 100 रखता हूं। सर ये क्या कर रहे हैं आप? बुक वैल्यू का अकाउंट बनाया तो आपने ब्रॉट डाउन रखा तो बुक वैल्यू रखी। एसेट जो जा रहा है वो लेजर में रिकॉर्ड किस वैल्यू पे हुआ हुआ है, ये तो बताओ। बुक वैल्यू पे हुआ हुआ है तो बुक वैल्यू में से क्या निकालेंगे हम लोग? जल्दी से बोलिए, बुक वैल्यू में से क्या निकालेंगे? जल्दी से बोलिए, बोले। बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू निकलेगी, तो बुक वैल्यू है कितनी? शाबाश, कॉस्ट कितनी रही? 300। 300 में से माइनस क्या कराऊंगा? 100। तो ये 300 क्या है? कॉस्ट। 100 क्या है? तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड तो क्या आया? बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू निकलेगी और कॉस्ट में से कॉस्ट निकलेगी। बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू निकलेगी और कॉस्ट अकाउंट में से कॉस्ट निकालेंगे। कितना? 200। अब बताइए ये कितना आ गया? बल्कि हाँ जी, अब बताइए ये कितना आ गया? जल्दी से प्लीज। कितना? 750। कितना आ गया? 750। अब यहां पे देखें, 1300 माइनस 550 करता हूं तो कितना आता है? 750। 2 स्टेप में मैंने काम किया भाईजान। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। डन? हाँ जी, अभी बेटा रुको जरा। गेन के लिए ये नहीं है, ना ये है, ना ये है। मैंने आपको क्या बोला? गेन के लिए जो हम अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट का नाम क्या है? बोले शाबाश, डिस्पोजल अकाउंट। ठीक, डन? बताइए, इधर देखो बेटा, बुक वैल्यू क्या हो रही है? ट्रेड हो रही है कितने से? 200 से। रेफरेंस क्या दे रहा हूं? बुक वैल्यू क्रेडिट हो रही है कितने से? बोले 200 से। रेफरेंस क्या दूंगा? डिस्पोजल। यानी कि एंट्री क्या बनी? नेट बुक वैल्यू क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, रेफरेंस क्या दिया? नेट बुक वैल्यू। ये वाली बात समझ आई? यहां पे जरा देखना, बुक वैल्यू पता करने के लिए 2 कदम उठाए, 300 और 100। 300 माइनस 100 कितना बनता है? 200। तो 2 स्टेप में ट्रीटमेंट, यहां पे भी 2 स्टेप में आया। यार प्लीज जरा बात को समझ लीजिएगा। और यहां पे क्या है, जब हम लोग 2 के बजाय 1 अकाउंट बना रहे हैं, और वो कौन से अकाउंट बना रहे हैं? नेट अकाउंट बना रहे हैं, तो इसका मतलब जितने से नेट बुक वैल्यू को हमने खत्म किया, ठीक, तो कहीं तो लेके गए होंगे ना यार। वो जगह का नाम क्या है? डिस्पोजल। तो डिस्पोजल अकाउंट हमने यहाँ पे क्या किया? डेबिट कर दिया। बाकी पैसा कितना आया? 220। और यहां पे मुझे बताइए 20 का क्या आ गया? गेन। ये बड़े बुनियादी काम है जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं है। जल्दी से प्लीज इस काम को कॉपी कर लीजिए। मैं पहले बोर्ड रब कर दूं, क्वेश्चन 7 आपके सामने साफ साफ आता है। आपने थ्रू आउट सेशन जितने भी मेरे टॉपिक्स हैं, आपने सिर्फ क्लास अटेंड करनी, बाकी घर पे जाके सिर्फ आपके जिम्मे एक ही काम होगा। सुनो बेटा,
शुरू में ही बात कह रहा हूं, आखिर में भी ये बात बोलूंगा कि आपने सिर्फ क्लास अटेंड करनी है, ठीक, और घर पे जाके जब काम करना होगा तो वो मैं बताऊंगा। सर घर पे जाके जो काम करना होगा वो क्या होगा? जब मैं करवाऊंगा पास पेपर्स यहां पे, उस काम को आपने घर पे ग्रिप करना होगा। बाकी अगर मैं प्रैक्टिस के 100 सवाल कराऊं, जो है यहीं पे है, घर के लिए नहीं है। क्या ये वाली बात समझ आई? प्लीज मार्क माय वर्ड्स। 100 सवाल अगर लेट्स सपोज मैं I16 के प्रैक्टिस के ये जो करवा रहा हूं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ओ भाई घर पे रिवीजन की जरूरत नहीं है, तो सर घर पे एकदम चिल मारे, बिल्कुल चिल। लेकिन जब पास पेपर शुरू हो जाएंगे तब मैं आपसे ये कहूंगा कि पास पेपर्स के सवाल आप 1 दफा करें, 2 दफा करें, 10 दफा करें, वो आपका मैटर है। तो सर I16 के पास पेपर्स पे जाने से पहले आपने 50 सवाल कराए, घर पे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपका काम हो गया बड़ा आसान। सिर्फ रिवाइज क्या करना होगा, जब मैं पास पेपर्स कराऊंगा तो 1 दफा यहां पे, बाकी घर पे 1 दफा या 2 दफा, वो आपके जिम्मे, उनको संभालना आपके जिम्मे। आई होप सो आपको बात समझ आ गई। तो I16 हो, कैश फ्लो हो, सोशी हो, NP हो या कुछ भी हो, जो प्रैक्टिस है क्लास में ही होगी, घर पे कुछ नहीं करना आपने काम, चाहे वो 50 सवाल हो या 100 सवाल हो। सिर्फ घर पे क्या करना है, पास पेपर्स का नहीं, चिल भी खाली नहीं करना, पास पेपर्स का सिर्फ क्या होगा, रिवीजन। जब I16 के 15 सवाल पास पेपर्स के आपकी, जिसे कहते हैं ना, जिम्मेदारी आई भी होगी, तो 15 सवाल मैंने यहां पे करा दिए, तो भाईजान उन 15 सवाल को कराने से पहले अगर मैंने पीछे 60, 70, 80 सवाल कराए, आप खुद देखो कितना लोड आपके ऊपर आ जाएगा। हम लोग बहुत ठंड पुराम में, सर रमजान है, रोजा लगा हुआ है, अभी तो पेपर बहुत दूर है, अभी तो हमारे PRC वगैरह वगैरह। एक बात बता दूं, यहां पे PRC वाला मिजाज नहीं चलने वाला, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। कोर्स कंटेंट थोड़ा नहीं है, कोर्स कंटेंट ठीक ठाक है, पासिंग रेशियो इसका अच्छा नहीं है, ना PRC 4 में पासिंग अच्छा था, ना अब कैफ 1 में जब आप सामना करेंगे तो अकाउंटिंग का पासिंग अच्छा नहीं है। मूड हर वक्त, जिसे कहते हैं ICAP का, माथे पे बल बने हुए, पास नहीं करता वो। एटलीस्ट मैं अगर कैफ 1 की बात कर रहा हूं तो पासिंग इसका अच्छा नहीं है, तो 4 में भी जिल्लत का सामना होता है। इंशाल्लाह आपके साथ ऐसा नहीं होगा अगर आप शुरू से इज्जत से चलते हैं। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए, कॉस्ट अकाउंट, अलाउंस अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट बन गया, जोड़ीदार ये भी बन गया। इसमें तो हमें इतना मसला नहीं होता, लेकिन हमें इसकी स्विचिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे मैंने कॉस्ट अकाउंट, अलाउंस अकाउंट उड़ा दिया। मैंने बोला बेटा एक काम करो, सिर्फ बुक वैल्यू अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट जरा बनाए ताकि इसके ऊपर हाथ सेट हो जाए आपका। सर ऐसा क्यों? मैंने आपको कल पास पेपर दिखाया तो मैंने आपको बोला था कि एग्जामिनर आपको कभी कभी ऑप्शन ही नहीं देता, और वहां पे आपने बनाना ही कौन सा पड़ता है, बुक वैल्यू अकाउंट बनाना पड़ता है, वहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। अब बताइए, नेट बुक वैल्यू का अकाउंट, बोलिए बेटा, शाबाश जल्दी। कितना? 5000 श्योर? कैसे? 8,800 माइनस 3,800, 8,800 माइनस 3,800, ठीक, ये आ गया। बताइए एडिशन है 6,700। अब बताइए डिस्पोजल आता है 1600। डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी है? 2600। उसका अलाउंस कितना है? 1000। तो उसका मतलब यहां पे कितना आ गया? 1600। और डेप्रीसिएशन कितना आएगा? 1800। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास क्लोजिंग, ठीक। और हाथ तो हाथ ये भी बना लें आप, डिस्पोजल अकाउंट कितना आएगा? 1600। रेफरेंस क्या देंगे, नेट बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू? पैसा कितना आया? 2400। तो बताइए सर यहां पे अलाउंस नहीं आएगा? यहां पे अलाउंस नहीं आएगा। यहां पे अलाउंस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये कौन सी वैल्यू है, ऑलरेडी नेट ऑफ हुआ है। बात समझ आ रही है? ऑलरेडी नेट ऑफ हुआ है, तो यहां पे हमें अलाउंस को लिखने की जरूरत नहीं है। बताइए 800 का यहां पे क्या आ गया? गेन। सिर्फ आपने क्लास अटेंड करनी है, बाकी कुछ नहीं। जब पास पेपर शुरू होंगे
फिर आपका असल मायनों में काम शुरू होगा। और अभी रमजान शरीफ की फौरन बाद आप खुद देखेंगे, अगर 3 पेपर्स आपने उठाए हुए हैं तो आपकी क्लास की ड्यूरेशन और क्लास के डेज कैसे बढ़ेंगे, और आपसे ये कोर्स आपके हाथों से खुद ही जाता हुआ नजर आएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। सिर्फ उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो शुरू में नॉन सीरियस हैं और मिडिल में भी अगर नॉन सीरियस रहते हैं तो जाहिर सी बात है पेपर उनके हाथ से निकल जाएगा। तो PRC 4 वाला काम नहीं कीजिएगा कि वहां पे हर चीज आराम से थी, चलें संभाल लिए। यहाँ पे डेडलाइन है कि भाई पेपर इस तारीख को है तो इसी तारीख को ही है। अलबान रजा, सर नेटबुक वैल्यू में 600 ऐड क्यों हुए? नेटबुक वैल्यू में 600 ऐड क्यों हुए? अलबान देखो बेटा, हमने एसेट एक्वायर किया तो जो एसेट की कॉस्ट होती है वही उसकी क्या होती है? बुक वैल्यू। ये वाली बात सबको बताए। एसेट आपने 1000 का एक्वायर किया, 600 का किया, जितने का भी किया, जो उसकी कॉस्ट होगी वही उसकी क्या होगी? बोलिए, बुक वैल्यू होगी। तो कॉस्ट में कितना आया? 600, और बुक वैल्यू में भी कितना आया? 600। सर ऐसा क्यों? डे 1 पे तो कोई इसका डेप्रिसिएशन मौजूद ही नहीं होता। क्या ये वाली बात समझ आई? डे 1 पे तो डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है, तो जो उसकी कॉस्ट होगी वही इसकी ऑब्वियसली क्या होगी? बोले, बुक वैल्यू। क्या ये वाली बात समझ आई? अगले सवाल पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। जी अलबान, समझ आ गई वाली बात? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए क्विकली। नंबर 9, हाँ जी, वो बोलता है मालूम करो गेन या लॉस। ओपनिंग नॉन करेंट एसेट दे रहा है 80,000, इसमें एक नहीं कई सारे एसेट्स की कॉस्ट है। ओपनिंग अलाउंस दे रहे हैं 48,000, इसमें एक नहीं कई सारे एसेट्स का अलाउंस है। यानी कि 80,000 वर्थ के जो एसेट्स हैं उनका कुल मिला के जो अलाउंस ओपनिंग है वो कितना है? 48,000। 1/120 पे एसेट एक्वायर हुआ है 25,000 का, NCA नॉन करंट एसेट, और 1/120 पे एसेट जिसकी कीमत थी 15,000, जिसका अलाउंस था या जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 9,000, वो बेचा गया कितने में? 9,500। कंपनी यूज करती है स्ट्रेट लाइन मेथड, रेट है 20%, और डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है मंथली बेसिस पे या प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, या उसको हम लोग बोलेंगे प्रो रेटा बेसिस, यानी कि प्रो रेटा बेसिस, मंथली बेसिस या प्रोपोर्शनेट बेसिस। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, मंथली बेसिस, ठीक, प्रो रेटा भी बोलते हैं और प्रोपोर्शनेट भी बोलते हैं। अब आप बताइए गेन या लॉस निकलेगा किसका? सारे एसेट्स का या वो एसेट जो डिस्पोज ऑफ हुआ है? तो जो डिस्पोज ऑफ हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है? बोले 15,000। जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ है उसका अलाउंस कितना है? 9,000। मैं अलाउंस का वर्ड फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर रहा हूं रादर देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक, बोलने में टाइम लगता है। अब बोलिए कितना आया? 6,000। सर ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं नेटबुक वैल्यू, या क्या बोलते हैं? बोले कैरिंग वैल्यू। बताइए हमने बेचा कितने में? 9,500 में हमने बेचा। तो अब आप यहां पे देखो किसमें से माइनस हो क्या रहा है। हमारे हिसाब से वैल्यू कितनी आ रही है? 6,000, लेकिन हम बेच कितने में रहे हैं? 9.5। तो इसका मतलब हमें साफ साफ कितने का? 3,500 का क्या दिख रहा है? डन। फिर बोलता है बताओ डेप्रिसिएशन कितना आएगा। कल भी हमने बात की थी, आज भी हमने बात की है कि डेप्रिसिएशन जब निकाला जाएगा तो उसमें डेप्रिसिएशन 3 चीजों का आएगा। बचे हुए एसेट्स का आएगा, जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ, अगर ड्यूरिंग द ईयर हुआ तो उसका आएगा। ये शायद बात समझ अभी ना आई हो। और जो एसेट एडिशन हुआ है, ठीक, ड्यूरिंग द ईयर, उनका आएगा। यानी कि सुनो, वो एसेट्स जो एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर उनका डेप्रिसिएशन आएगा, वो एसेट्स जो डिस्पोज ऑफ हुए ड्यूरिंग द ईयर उनका डेप्रिसिएशन आएगा, और रिमेनिंग का तो आएगा ही। इधर बेटा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आर मतलब रिमेनिंग। मुझे बताइए मेरे पास टोटल एसेट्स की कॉस्ट कितनी है? 80,000। डन। 80,000 टोटल एसेट की कॉस्ट है, उसमें से एक एसेट गया,
ठीक, साल के एंड पे गया या साल के मिड में गया या साल के स्टार्ट में गया? स्टार्ट। कितने का था? 15,000। तो इसका मतलब 15,000 वाले एसेट्स पे डेप्रिसिएशन क्या लगना चाहिए साल भर का या नहीं? बोले साल के शुरू में ही एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया तो इसका मतलब 15,000 वाला एसेट हमारे पास पूरे 12 महीने नहीं रहा, तो इसका मतलब इसका डेप्रिसिएशन भी नहीं आना चाहिए। तो एसेट 80,000 में से 15,000 जाने के बाद बच कितने गए? 65। तो इसका मतलब 65 पे क्या लगेगा? 20% का रेट। तो ये कितना आया? 13,000। क्या ये वाली बात समझ आई? यानी कि कॉस्ट ऑफ टोटल एसेट्स माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोज एसेट। मैं ये भी लिखवा नहीं रहा, मैं भी आपको कोशिश ये कर रहा हूं कि न्यूमेरिकली चीजों को लेके चलें और फिर बाद में जाके हम क्या करें। जैसे आज की क्लास के स्टार्ट में जो पहली क्लास में हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस ये, फिर हमने तकरीबन पूरा बोर्ड भर दिया था, याद है आपको बात क्लास के स्टार्ट में। तो मैं क्या करूंगा, जिस तरह से हमारा काम आगे बढ़ता चले जाएगा, आपका हाथ रवा होते चले जाएगा, फिर मैं उसका कंक्लूजन हर दूसरी से तीसरी क्लास में ड्रॉ कर दूंगा कि याद करो हमने पहली क्लास में फॉर्मूले क्या क्या किए थे, दूसरी क्लास में फॉर्मूले क्या क्या किए। इससे ये होगा अभी हम लोग सिर्फ एग्जीक्यूशन देख रहे हैं, फिर क्या होगा हमारे पास बने बनाए फॉर्मूले आ जाएंगे, तो आपको बात समझने में और आसानी हो जाएगी। ये हुआ रिमेनिंग का। क्या ये वाली बात समझ आई? अब बताओ बेटा, हेलो, डिस्पोजल। सर आपने जो कहा था ना 3 आएंगे, रिमेनिंग, डिस्पोजल, एडिशन। चले जी, एक बात बताओ, जो ऐसे डिस्पोज ऑफ हुआ उसकी कॉस्ट कितनी है? 15,000। क्या ये वाली बात समझ आई? हेलो, 15,000। इसके ऊपर मैं लेता हूं 20%। लेकिन सर मसला यहां पे ये है कि एसेट ना साल के शुरू में ही गया, साल के शुरू में गया। ये जो 20% है ये साल को रिप्रेजेंट करता है। डन। अब मल्टीप्लाई बाय, मैं करूंगा 0, डिवाइड में करूंगा 12। ठीक, ये मैं ग्राउंड इसलिए बना रहा हूं ताकि हमारे पास अभी इस सवाल में जो डिस्पोजल हुआ साल के शुरू में, इट इज पॉसिबल कि एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा होगा साल खत्म होने से 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 8 महीने पहले। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जवाब अभी तो यहां पे आ रहा है निल, लेकिन आगे के लिए हमें ग्राउंड सेट कर रहे हैं कि वहां पे हमें इसको प्रोरेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर एसेट 2 महीने रहता उसके बाद डिस्पोज ऑफ होता तो इसका मतलब हम लोग डेप्रिसिएशन 10 महीनों का लेते हैं, 2 महीनों का लेते हैं? बोले एसेट जनवरी स्टे किया, फेब स्टे किया, ठीक, साल में होते 12 महीने। अगर 2 महीने एसेट इस्तेमाल हुआ और फिर डिस्पोज ऑफ हुआ तो बताइए क्या 2 महीनों का डेप्रिसिएशन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा। लेकिन यहां पे क्या सिनेरियो है, साल के स्टार्ट में ही एसेट क्या हो गया? डिस्पोज, इसीलिए 0/12 आंसर इज 0। क्या ये वाली बात सुन आई? अब बताइए आगे आएगा एडिशन। एडिशन कितने का है? 25,000। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 20%, मल्टीप्लाई बाय 12/12 करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक, चाहते हैं तो कर लें क्योंकि ये 20% रिफ्लेक्ट किसको करता है? पर एनम को रिफ्लेक्ट करता है। मल्टीप्लाई बाय 12/12 हमने कर दिया, फिर भी कितना हो गया? 5,000। कितना? 18,000। डन हो गई वाली बात। अच्छा जी, आगे बढ़े। फिर क्या मांग रहा है वो आपसे? लेजर्स। अब लेजर्स में चॉइस आपकी है फिलहाल। जी बेटा। अच्छा आप सुनिए, एक सवाल अभी आया है, एसेट साल के शुरू में एक्वायर किया तो पूरे 12 महीनों का आएगा या नहीं आएगा? देखिए 2 चीजें, सवाल अभी आया है तो मैं इसका जवाब दे रहा हूं। बेटा देखो 2 सिनेरियो होंगे। अभी सवाल क्या किया तो मैं इसकी वजाहत दे रहा हूं। सवाल भी आया है कि एसेट साल के शुरू में एक्वायर हो रहा है तो क्या डेप्रिसिएशन 12 महीनों का लगेगा या नहीं लगेगा, ये सवाल आया। ठीक, जवाब जरा तफसीली दूंगा। डिस्पोजल हुआ 3रे महीने के स्टार्ट में, जरा सुनिएगा बात, डिस्पोजल हुआ 3रे महीने के स्टार्ट में, ठीक, और प्रो रेटा बेसिस कंपनी की पॉलिसी है।
सर मतलब कंपनी की पॉलिसी है कि हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं मंथली बेसिस पे। डन। एसेट 2 महीने रहा और डिस्पोज ऑफ हो गया। तो बताइए, मैंने ये बात थोड़ी सी छेड़ी थी, फिर मैं दोबारा बैक ऑफ कर गया था। मैंने आपसे पूछा था क्या आया कि 2 महीने का डेप्रिसिएशन लेंगे या 10 महीने का। ये मैंने बात की थी, लेकिन आपने याद आ कि 2 और 10 की मैंने बात की थी। मैं बैक ऑफ हो गया। मैंने बोला खामा खाई इस पंचायत में नहीं पड़ता, उलझ जाएंगे। सवाल आया तो उसका मतलब बता रहा हूं। एसेट डिस्पोजल की बात कर रहा हूं। एसेट 2 महीने रहा, बेच दिया। तो बताइए डेप्रिसिएशन 10 महीनों का, अगले 10 महीनों का आएगा या पिछले 2 महीनों का आएगा? 2 महीनों का आएगा। बड़ी कॉमन सी बात है, जितने महीने रहा उतने महीनों का आएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं एसेट साल खत्म होने से 2 महीने पहले डिस्पोज ऑफ हो गया। समझिएगा बात। एसेट साल खत्म होने से 2 महीने पहले डिस्पोज ऑफ हो गया। साल में होते हैं जी 12 महीने। मम्मी से पूछ के आ जाना, 12 महीने। साल खत्म होने से 2 महीने पहले एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया, तो 2 महीनों का आएगा, 8-10 महीनों का आएगा। आपको खुद समझ आ रही है 10 महीने क्यों लिए? जितने मंथ एसेट रहा उसका डेप्रिसिएशन। ठीक, ये तो थी बात किसकी? डिस्पोजल की। ये बड़ी लॉजिकल सी बात। सर एसेट मैंने एक्वायर किया साल के एंड पे। एसेट मैंने एक्वायर किया साल के एंड पे, तो बताइए डेप्रिसिएशन में 12 महीने को लूंगा? अगर पॉलिसी है प्रो रेटा बेसिस, अगर पॉलिसी है मंथली बेसिस, तो बताइए साल के एंड पे अगर मैं एसेट एक्वायर कर रहा हूं तो डेप्रिसिएशन 12 महीनों का आएगा या नहीं आएगा? पॉलिसी क्या है? मंथली बेसिस, तो आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सर एसेट एक्वायर ही आपने किया साल के एंड पे, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। पॉलिसी कौन सी है? मंथली बेसिस भाई। अगर मैं एसेट एक्वायर करता हूं साल खत्म होने से 4 महीने पहले, तो साल में महीने कितने होते हैं? 12। तो यहां पे डेप्रिसिएशन 8 महीनों का लेंगे या 4 महीनों का लेंगे? हाँ, 4 महीनों का लेंगे। यानी कि कंक्लूजन पता है क्या ड्रॉ किया जाए? डिस्पोजल की डेट तक का डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक, डिस्पोजल की डेट तक का डेप्रिसिएशन आएगा, आगे का नहीं। और एडिशन में आगे की डेट का आएगा, पिछली डेट का नहीं। सर ये मैंने क्या कोई गंदी बात तो नहीं बोली ना? भाईजान एसेट रहा 2 महीने साल में, तो 2 महीनों का आएगा। सर जनवरी और फरवरी में भी रहा, मैंने क्या किया 10 महीनों के ले लिया। ओ भाई जब एसेट ही नहीं है तुम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हो। बड़ी लॉजिकल सी बात है। खुद भी अगर आपने 10 महीने लिया और बाद में समझे, आपने बोला यार मतलब मैं कितना वो हो गया हूं। और अगर आपने एसेट एक्वायर किया साल खत्म होने से 5 महीने पहले, मैंने बोला नहीं यार मैं तो 7 महीने का लूंगा। मतलब प्रोरेट करते वक्त आप करते हो अमूमन मिस्टेक। तो उस मिस्टेक से बचने के लिए भी हम थोड़ा सा माहौल बना रहे हैं। जब हम एक्चुअल में नंबर से डील करेंगे तो वो कुछ ना कुछ एक वाइब्स आ रही होंगी माइंड में कि नहीं यार वो सर ने कुछ बात बताई थी। तो फिर हो सकता है हमसे पूछें कि सर वो कौन से वाले मंथ्स हमने लेने। हमने यहाँ पे बेटा एक्वायर कब किए? साल के शुरू में ना, तो इसका मतलब पूरे 12 महीने लगेंगे। अब आ जाइए नंबर सी, रिक्वायरमेंट। कौन सा अकाउंट बनाएं? हम दोनों ही बना लेते हैं। कॉस्ट का अकाउंट, मुझे कोई शौक नहीं है बार बार अकाउंट्स पे अकाउंट्स बनाना, लेकिन आप ये देखिए मैंने अकाउंट ज्यादा बनवाए भी नहीं है। कॉस्ट का अकाउंट, ये अकाउंट, और बोलिए डिस्पोजल अकाउंट, और कुछ लोग ये अकाउंट बना रहे हैं। दोनों में से कोई भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि अगर इस पे आपका हाथ सेट है, इस पे नहीं है, तो आप खतरे में। बुक वैल्यू पे सेट है, इस पे सेट नहीं है, तो आप खतरे में। ठीक, दोनों पे आपका हाथ सेट होना चाहिए। बोलो बेटा कितना ओपनिंग? 80,000 ओपनिंग, 48,000। एक्सक्यूज मी गाइस, यहां देखिए ओपनिंग बुक वैल्यू बता दें। 32,000। क्या ये वाली बात समझ आई? ओपनिंग कॉस्ट ये रही, ओपनिंग अलाउंस ये रहा, और ओपनिंग बुक वैल्यू यहां पे रख दी। एडिशन कितने का हुआ है? 25,000। और यहां भी कितना है एडिशन? बोले 25,000। डन। अब बताइए एसेट जो डिस्पोज ऑफ हुआ उसकी कॉस्ट कितनी है? 15,000। कितनी? इधर देखेंगे प्लीज, ये आया 15। हेलो, नो 6,000।
मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं। वहां आया 15, तो यहां 15 नहीं आया, या ब्रैकेट खोल के मैंने रखा 15। रीजन क्या है कि मुझे यहां पे क्या चाहिए, बुक वैल्यू। यार आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट अंदाज से काम हो रहा है। अब बताइए, डिस्पोजल हुआ, अलाउंस खत्म करेंगे, कितना अलाउंस है? 9 यहां, -9 यहां। मैं तो कई दफा रिपीट कर रहा हूं, तरह तरह से बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बताइए कितना आया? 6। सर यहां पे 6 किधर लिखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। डन। हाँ बताइए, डिप्रिसिएशन। अगर हमने डिप्रिसिएशन के लिए अलग से वर्किंग नहीं की होती, ठीक, तो जाहिर सी बात है हम यहां पे आके कुछ ना कुछ मामला चलाते। तो वो वर्किंग्स जो आपने मुश्किल से मुश्किल सवाल में करनी होगी I-16 में कॉस्ट मॉडल को लेके, वो होंगी 2 वर्किंग्स। वो होंगी ही 2 वर्किंग्स। यानी कि कॉस्ट मॉडल के हवाले से टेढ़ा सवाल क्यों ना हम हैंडल करें, वहां पे एक तो होगा बेसिक प्लॉटिंग, जिसकी बात ना मैं अब मजीद करूंगा ना आप वहां पे पूछेंगे। सर प्लॉटिंग का इशू रिजॉल्व काफी हद तक। वो एरिया जिसमें सभी को ट्रबल आता था, और हो सकता है आप लोग को भी आए, वो सिर्फ 2 एरियाज हैं। एक वर्किंग का एरिया कौन सा वाला है? ये तो बहुत इज्जतदार तरीके से अभी हो गया, ठीक। अभी आईकेप ने अपना रूप नहीं दिखाया, वो दिखाएगा बाद में, लेकिन एक वर्किंग का एरिया होगा ये, जिसमें आप पूरा उलझ जाएंगे, ठीक। और जो दूसरा एरिया है उसकी हम बात थोड़ी देर बाद करेंगे, और वो एरिया का नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड एसेट। इस पे भी हमने बात की नहीं है, ठीक। फिलहाल कौन सा वाला एरिया? 2 वर्किंग्स होंगी जो कि मुश्किल होंगी, अदर देन प्लॉटिंग। प्लॉटिंग तो यार बस हो गई ना। 2 वर्किंग्स होंगी, एक होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, और दूसरा एरिया कौन सा होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उन एसेट्स का जिसको हमने क्या किया है, डिस्पोज, जिसकी अभी हमने फिलहाल बात नहीं की है। बोले यहां पे आएगा डेप्रिसिएशन कितना? 18,000। चूंकि हमने वर्किंग कर ली थी तो हमने वहां से कॉपी पेस्ट कर लिया। बोला बेटा, कॉपी पेस्ट। बोलिए क्लोजिंग कितना आई बुक वैल्यू? बुक वैल्यू क्लोजिंग कितनी आ गई? $9,000। पैसा कितना है? 9,500। तो गेन है कितना? 3,500 का यहाँ पे आ गया गेन, और यहाँ पे कैश कितना आया? 9,500, और गेन कितना आ गया? 3,500। क्लोजिंग बुक वैल्यू आराम से निकल आएगी, कितना? 33,000। क्लियर? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे शुरू में आपको रियलाइज होगा ही नहीं कि सर आप ये छोटे छोटे सवाल करा रहे हैं, इसका मकसद क्या है। इस चीज को अभी आप फिलहाल ऑन ही नहीं करेंगे। सर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस तरह से मामला चलेंगे। जब ये छोटे छोटे सवाल आप करते चले जाएंगे और 5 स्टेप तक पहुंचेंगे, तब आपको एहसास होगा कि इन सवालों का मकसद था क्या। ठीक है जी। ईमानदारी से बताइए, क्या कॉस्ट अकाउंट, अलाउंस अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट वाले में कोई मसला तो नहीं है? बिकॉज ये पीआरसी बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम है डिस्पोजल का एरिया, और हो सकता है उन बच्चों के लिए ये वाला लेजर भी फर्स्ट टाइम हो। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि नहीं सर हम इसमें कंफर्ट है। एग्जामिनर की कंफर्ट जो है वो दोनों जगहों पे। और कभी कभार वही बात बोल रहा हूं कि आपके पास डेटा कॉस्ट का गिवन ही नहीं होगा, अलाउंस का गिवन ही नहीं होगा, तो आपने लाजमी तौर पे इस अप्रोच पे चल के काम को आगे चलाना पड़ेगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे जरा फास्ट प्लीज।
हमारी स्पीड कुछ ऐसे ही रहेगी, ठीक, थ्रू आउट, क्योंकि वादे जो है वो बहुत बड़े बड़े किए हुए हैं कि मेरे अपने सवाल हैं, हर टॉपिक को लेके क्वेश्चंस का अंबार लगा हुआ है, 50-50, 60-60, 80-80 सवालात, और फिर कनेक्ट क्या होंगे पास्ट पेपर्स। इसका मतलब पास्ट पेपर्स पे हम लोग डायरेक्ट नहीं जा रहे, पास्ट पेपर्स पे जाने से पहले हम लोग डिफरेंट जगहों पे रुक रहे हैं, और फिर हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं पास्ट पेपर्स, क्योंकि पास्ट पेपर्स के अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट जो है एक साथ अप्लाई हो रहे होंगे। तो रादर देन हम ये करें कि पास्ट पेपर्स खोल दें और फिर हम लोग वहां पे देखें, अच्छा ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी कॉन्सेप्ट है, अगले पास्ट पेपर पे गए तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। मैंने क्या तरतीब की हुई है कि तकरीबन वो सारे कॉन्सेप्ट जो पास्ट पेपर में अप्लाई हो रहे हैं पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, उनके मैंने यहाँ पे चंक्स में बना दिए सवालात, उनको फिर मैं चंक्स में करा के बड़े सवालात से इसको कनेक्ट करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10, बोलो बेटा। हमने यहाँ पे मालूम करना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोज एसेट का, जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था। फिर हमने मालूम करना है गेन लॉस, फिर हमने मालूम करना है डेप्रिसिएशन, फिर हमने बनाने हैं लेजर्स। अच्छा जी, डेटा देखिए, ओपनिंग कॉस्ट है 10,000, ओपनिंग अलाउंस है 3,000, एसेट एक्वायर हुआ 4,500 का साल के शुरू में, तो कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लेंगे? पूरे साल का। 30 जून 18 पे एसेट जिसकी कॉस्ट थी 2500, जो एक्वायर हुआ था 1114 पे, आज बताइए डेट क्या है? 1/1/18, यानी कि 2018 है अभी, और 2018 के 30 जून को एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ है कितने में? 1500 में। मेरे भाइयों बहनों, क्या ये वाली बात समझ आई? एसेट अभी साल चल कौन सा रहा है? बोलिए। 2018 में एसेट एक्वायर हुआ है, बोले एसेट एक्वायर हुआ है, ठीक है जी। कितने महीनों का डेप्रिसिएशन आएगा? एसेट जो एक्वायर हुआ है इसे कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा? 12 महीना। जरा दमदार आवाज में बोले। 12 महीनों का। क्यों? क्योंकि साल के शुरू में एक्वायर हुआ है। अब बताइए, हमने पिछला सवाल जो भी किया, क्वेश्चन नंबर 9, वहां पे डिस्पोजल की डेट क्या थी? जल्दी बोले। साल का स्टार्ट, मिड, एंड क्या था? तो इसका मतलब डिस्पोज एसेट का हमने एक दिन का भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि साल के स्टार्ट में एसेट हो गया डिस्पोज। आर वी क्लियर? यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कि एसेट डिस्पोज ऑफ हो कब रहा है? 6 महीने गुजरने के बाद। तो इसका मतलब हम लोग इस डिस्पोज एसेट के 6 महीनों का डेप्रिसिएशन लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। जैन से लेके जून तक का या जुलाई से लेके दिसंबर? बोले जैन से जून, क्योंकि अगले 6 महीने तो एसेट है ही नहीं। तो इसका मतलब बनते हैं 6। ऐसा ना हो कि आप 6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 करें, जवाब तो आ जाए सही, लेकिन इस 6 महीने को आप समझेंगे जुलाई से लेके दिसंबर है। ये जुलाई से लेके दिसंबर नहीं है। मैंने आपसे क्या बात बोली है? जब एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है उस वक्त तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। डन। अब बताइए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 में रिक्वायरमेंट है ए। बोले मालूम क्या करना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मालूम करना है। किसका? बोलो। डिस्पोज्ड एसेट का। इधर आओ बेटा। ठीक, क्या यहां तक साथ हैं आप? एसेट एक्वायर कब हुआ था? 2014। डन। और 2015, 16, 17। ठीक, क्या ये वाली बात समझ रही? 14, 15, 16, 17 कितने साल बन गए? बोले कितने? 4 साल। तो मैंने यहां पे ये किया, कॉस्ट कितनी है? 2500 इंटू रेट बताओ। 10% इंटू 4 years। स्ट्रेट अवे मैंने कर दिया 4 साल। डन। अब बताइए कितना बना? बोले 1000। क्या ये वाली बात समझ आई? हेलो भाईजान। फिर बताइए 2018 के कितने मंथ्स का लेंगे? 6 मंथ्स का।
स्ट्रेट लाइन है तो मामला तो बड़े सिंपल सीधे से हैं। जब ये आरबीएम पे आएगा, सम ऑफ द ईयर पे आएगा, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा, भाईजान मैंने भी आपसे क्या बात बोली, कॉस्ट मॉडल में अगर मुश्किल से मुश्किल सवाल क्यों ना आ जाए, उठा के आप पूरी हिस्ट्री देख लें आईकैप केस लेवल पे। मैं अगर इतने कॉन्फिडेंटली बात बोल रहा हूं, आपने तो एक पास पेपर भी नहीं देखा अभी आपने, और मैं यहां पे अगर बात कर रहा हूं इतने कॉन्फिडेंटली कि आप उठा के देख लें पिछले 10, 15, 20 साल के पास पेपर्स में IAS 16 के कॉस्ट मॉडल को लेके मैं बात कर रहा हूं। जिस वर्किंग ने एग्जामिनर ने आपको टफ टाइम दिया है वो 2 वर्किंग्स हैं बस। एक वर्किंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, इतनी इज्जत से नहीं निकलेगा, अभी तो खैर बिल्कुल सिंपल से डेटा है। और दूसरी वर्किंग कौन सी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, किसका, वो एसेट जो जा चुका है, डिस्पोज ऑफ हो चुका है। बात समझ आ रही है? ये सारी जो भरमबाजी अभी जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, जब मैं पास पेपर्स कराऊंगा तो मैं बोलूंगा अब देखो पास पेपर और याद करो दूसरी क्लास में मैं आपसे क्या बात बोल रहा था। अगर मैं यहाँ पे इतने कॉन्फिडेंटली बात बोल रहा हूं तो इसका मतलब आपने तो एक पास पेपर भी नहीं देखा। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं पिछले 15 अटेम्प्ट की, तो बेसिकली हम लोग जॉब अटेम्प्ट देने जाएंगे तो हमारे पास पास पेपर्स की जो प्रैक्टिस की भी होगी वो तो पिछले पास पेपर्स होंगे ना, ऑब्वियस ही बात है। और जो ट्रेंड होगा जिस तरह का, वो हमें पास पेपर्स को देख के आइडिया हो जाता है। हमें आईकैप का मिजाज पता कैसे चलता है, ये थोड़ी कि आईकैप बिल्कुल वो माथे पे बल लाके बैठा हुआ है, मुझसे बात नहीं करना, मैं जो हूँ आईकैप वाला हूँ वगैरह वगैरह। वो भाईजान उसका जो मिजाज है वो किस तरह से आप पता लगाते हैं। आप लोगों ने पीआरसी के एग्जाम्स दिए, जब स्टूडेंट्स बाहर आते थे आप उनसे पूछते थे यार क्या आया, वो फला डेप्रिसिएशन में क्या आया, अक्रूवल्स में क्या आया, ये क्या करते थे आप। एग्जामिनर का मिजाज मालूम करने की कोशिश करते थे कि यार उसने खाली थ्योरी दिए, खाली नंबर्स दिए, क्या दिए। आपके पास तो इतना रिकॉर्ड भी नहीं था ना, स्टूडेंट ने इतनी नॉलेज को रिटेन किया। आपने सिर्फ एक रिसेंट अटेम्प्ट के बच्चे से पूछ लिया आपको आईकैप का कुछ आइडिया हुआ, उसने बोला यार थ्योरी ज्यादा आ रही है, हमने नंबर छोड़ के थ्योरी पे लग गए। किसी ने बोला यार नंबर ज्यादा आ रहे हैं, ठीक, तो हमने थ्योरी को छोड़ के नंबर पे लग गए। जब पेपर में गए तो वहां पे कॉम्बिनेशन आया। इसी तरह से बेटा बात सुनिए, एक नहीं, 2 नहीं, 10-10 अटेम्प्ट की यार जब पास पेपर्स करोगे फिर भी नहीं समझते तो यार ये अल्लाह की आपको हिदायत नहीं मिली। और मैं क्या बोलूं, ये नहीं बोलूंगा लानत शक्ल पे, ये नहीं बोलना, माजरत से मैंने बात को कवर अप किया। आईकैप का मिजाज आपको कैसे पता चलेगा जब उसके पास भी सॉल्व करेंगे। और मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ IAS 16 कॉस्ट मॉडल, नोट डाउन कर लें। जितने भी सवाल आए हैं आज से 10-15 टाइम पहले, उसमें 2 एरियाज में टफ टाइम मिला आपको। एक कौन सा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की वर्किंग में, दूसरा कौन सा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक, आज लगता है रोजा ज्यादा लग रहा है। 2500 इंटू 10% इंटू 6/12। ये 6/12 क्या है, ये जुलाई टू दिसंबर नहीं है, ये जनवरी टू जून है। डन, बोले 1, आर वी क्लियर? ठीक, कितना हो गया, डन। दूसरी बात, अब एक बात सुनिए, ये तो थी ए रिक्वायरमेंट, गेन लॉस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस्ट। कॉस्ट कितनी बेटा, 2500, और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब सुनिए सर, आपको समझ आई बात, मैंने रिक्वायरमेंट पहले गेन लॉस की नहीं दी, मैंने आपको पहली रिक्वायरमेंट दी कि मालूम करो अलाउंस। ठीक, एग्जामिनर जितने सवाल देता है उसमें वो मांगता है अकाउंट्स, उसमें ये नहीं बोलता बेटा बात सुनिए जरा। आपने बोला जी सर, बोलता है एक काम करो तुम पहला स्टेप ये करो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मालूम कर लो कितना है, कर लिया। फिर आप उसके पास, उसने बोला एक काम करो आप बताओ गेन लॉस कितना है, अब बताओ कि यार डेप्रिसिएशन कितना है। वो ऐसे नहीं, वो बोलता है भाई बात सुनो सिर्फ लेजेस बनाने, सर वो प्लीज मुझे बता दे मैं कब कौन सा काम करूं, ये बताने का नहीं है। इसके लिए मैंने यहाँ पे सवाल छोटे छोटे जो बनाए हैं ना, फिर जब मैं सवाल पूरे एक बड़े जोड़ दूंगा फिर मैं आपसे पूछूंगा बताओ अब तुम्हें सवाल को करने की क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। रादर देन मैं एकदम बड़े सवाल ले आऊं और बोलूं चले भाई आईकैप के सवाल आते हैं। अभी हम बेसिकली क्या करें, पूरे पिलर्स जोड़ 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 के जो है ना पूरी दीवार बनाने के चक्कर में। जब चीजें जुड़ जाएंगी तो इंशाल्लाह आपको खुद अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि ये काम क्यों किया। अब देखिए 1125, अगर ये ऊपर काम नहीं करता तो मुझे सारा काम नीचे करना पड़ता। बोलो बेटा कितना आया, 1375। डिस्पोजल कितने का है, 1500।
1500 125 125 का गेन। आई होप सो अब आप लोग को इसमें एतराज नहीं है कि सर नेगेटिव में आया तो गेन क्यों है। ठीक, मैं खुद भूल गया बताने के बाद कि नेगेटिव में आया तो गेन है, पॉजिटिव में आया तो लॉस। नंबर सी में क्या है, वो वाली बात जिसका बार बार जिक्र तस्करा हो रहा है। कॉस्ट मॉडल के हवाले से हमारी जो क्लासेस लगती हैं वो लगती हैं 4, लेकिन चूंकि रमजान शरीफ है और क्लास का ड्यूरेशन, पहली क्लास का ड्यूरेशन बिल्कुल ही समझे आधा सेशन हमने मुश्किल से पढ़ा, 2.25 घंटे की क्लास थी, समझो उसमें 1 घंटा इफेक्टिवली हमारी पढ़ाई हुई है। 3 घंटे होती थी क्लास नॉर्मल रूटीन में अदर दिन रमजान शरीफ। तो देखा जाए तो 3 घंटे के बजाय 2 घंटे हमारे कवर अप नहीं हुए। यहां भी 3 घंटे मुझे चाहिए, तो 4 क्लासेस अगर मैं बोल रहा हूं तो 4 क्लासेस का मतलब क्या हुआ, 12 घंटे। तो मुझे 12 घंटे कवर अप करने हैं, यहाँ पे 4 के बजाय 5 या 6 क्लासेस चले जाएं तो काउंटिंग में करूंगा 12 से 13 घंटे। यार आपको पता है ना, देखें मैं अपनी उसी एनर्जी से बात कर रहा हूँ, ऑल्दो रोजा है, जाहिर सी बात है मुझे भी अभी क्लास में एफर्ट लगा रहा हूँ तो उसकी भी मुझे जाहिर सी बात है सारे दिन प्यास तो लगे कि हम भी इंसान है आप ही की तरह। क्या ख्याल है, मतलब वो दुख को रियलाइज कराने के लिए ना, यार तुम्हें प्यास लगती है ना तो हमें भी प्यास लगती है। अच्छा सर आपको भी लगती है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताइए क्या बनाना है यहाँ पे, मालूम क्या करना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, रिमेनिंग एडिशन डिस्पोजल, रिमेनिंग एडिशन डिस्पोजल। रिमेनिंग का पता कर लेते हैं, कोई पैटर्न नहीं है कि पहले रिमेनिंग मालूम करो फिर एडिशन करो फिर डिस्पोजल, कोई भी आगे पीछे हो जाए लेकिन आएंगी 3 चीजें। अगर डिस्पोजल नहीं है फिर भी डोंट डू डिस्पोजल तो भाईजान कहां से लेके आओगे? मतलब ये commonsense.com की बात। बताइए रिमेनिंग टोटल एसेट्स की कॉस्ट कितनी है? एक ही एसेट गया है, ठीक, सामना करना पड़ेगा हमारे पास 3 से 4 एसेट्स का, ठीक, एडिशन भी 3 से 4 का होगा और 3 से 4 का मतलब ये नहीं होगा एडिशन की रेट ये उसमें पंगे डालेगा वो कि एडिशन जो हुआ वो पूरी उसकी एक हिस्ट्री बनी हुई आ रही होगी। 10,000 टोटल एसेट की कॉस्ट माइनस वो एसेट्स जो हमारे पास से गए 2018 में, उनकी कॉस्ट बताओ कितनी है? 2500। जो बच गए उनकी कॉस्ट आ गई 7,500। कितना? 750। अब सुने, 2500 वाला एसेट टोटल कॉस्ट में से निकाल दिया तो 7.5 आया, 7.5 का 10% लिया तो 750 आया, ठीक। अब सुने रिमेनिंग डिस्पोजल 2500, हेलो 2500 वाला एसेट आया कि साल के शुरू में डिस्पोज ऑफ हुआ या ड्यूरिंग द ईयर? ड्यूरिंग द ईयर। इसका हमने लिया 10%। कितने महीने तक ऐसे हमारे पास रहा? 6/12 कितना? 125, ठीक। अब बताइए एडिशन कितना है? 4,500 का 10% 450। जल्दी से करें काम और लेजेस बनाएं, आगे बढ़ जाएं। जी फरीदा सर, एसेट में पहले 4 इयर्स का डेप्रिसिएशन नेट ऑफ है। अभी मैं लेजेस बनाता हूँ, समझ आ जाएगा बेटा, रुकना। इसके बाद डी रिक्वायरमेंट में क्या है? लेजेस है ना। नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल। टोटल कॉस्ट 10 और टोटल अलाउंस कितना आ रहा है? टोटल अलाउंस गिवन कितना है? अलाउंस मतलब एक्यूमुलेटेड कितना गिवन है? 3,000। तो 10,000 टोटल एसेट्स की कॉस्ट
उनका जितना भी पिछला डेप्रिसिएशन है, 10,000 टोटल एसेट की कॉस्ट, जितना भी उनका पिछला डेप्रिसिएशन है वो किस में मौजूद है? बोलिए 3,000 में मौजूद है। ये वाली बात समझ रही? इस 3,000 के अंदर कौन कौन से एसेट्स का मौजूद होगा? जो पड़े हुए हैं, जो आए हैं ड्यूरिंग द ईयर, उनका मौजूद ऑब्वियसली नहीं होगा। जो पहले से आ चुके हैं उनका डेप्रिसिएशन लाजमी तौर पे मौजूद होगा, सिवाय किनका? जो इस साल एक्वायर हुए हैं उनका डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली बात है मौजूद नहीं होगा। अब बताइए शाबाश, एडिशन कितना हुआ? 4,500। और यहां पे आया डिस्पोजल, चूंकि कॉस्ट है तो कॉस्ट आएगी। यहां पे आया डिस्पोजल 11,25, डेप्रिसिएशन 750 नहीं 13,25। ठीक है बेटा। और डिस्पोजल के लिए कितना? यहाँ पे 2,500, यहाँ पे एसेट की कॉस्ट, यहाँ पे एसेट का अलाउंस कितना? 11,25। पैसा कितना आया? पैसा आया 1,500। और गेन कितना आ गया यहाँ पे? 125 का आ गया यहाँ पे गेन। ठीक। हाँ जी बताइए, इस हवाले से कोई सवाल? सर ये 1325 पर क्या लिखा है? 1325 यार, ये जो 1325 है अल्बान, ये नंबर सी रिक्वायरमेंट का जवाब है 1325। तो लेजर में मैंने क्या लिखा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन DEPR शॉर्ट में लिखा है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का बस 1 से 2 सवाल कर लेते हैं। इस काम को जल्द से जल्द हमने कंप्लीट करके अव्वल तो पहुंचना है 5 एफएस तक, और 5 एफएस की भी इसके 2-3 सवाल करके मुझे जिस एरिया में पहुंचने की थोड़ी सी जल्दी है वो है रीवैल्यूएशन मॉडल। और रीवैल्यूएशन मॉडल में बहुत सारे लोगों ने, जाहिर सी बात है भले उनका ए लेवल्स बैकग्राउंड क्यों ना हो, उन्होंने रीवैल्यूएशन मॉडल के हवाले से वो केसेस डिस्कस नहीं किए हुए होंगे या वो ट्रीटमेंट डिस्कस नहीं किए हुए होंगे जो आपको FAR 1 में देखने पड़ेंगे। तो मैं भी यही चाह रहा हूं कि जल्द से जल्द वो वाले एरिया को हम कवर अप कर लें या उस एरिया तक हम लोग पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड RBM में फॉर्मूला क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए क्या होगा? कॉस्ट माइनस RBM का फॉर्मूला। वैसे पता है मुझे एक और स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए थी कि जो मैंने पहली क्लास ली, वो काम जो आपने PRC में किया हुआ था, शुरू के 4 सवाल मैंने आपकी खिदमत में पेश करने चाहिए थे, और फिर मुझे ये देखना चाहिए था कि आप लोग खुद कहां पे खड़े हैं। वो सवाल मैंने करा दिए। इससे हुआ ये कि मैं बहुत सारे लोगों को पहचान नहीं सका। मुझे इस चीज का एहसास हुआ बाद में
कि अगर मैं वो सवाल आपको देता, ठीक, तो सूरत हाल हो जाती चेंज, मेरा ख्याल ये है। लेकिन मैंने क्या किया, अच्छे बच्चों की तरह सवाल आपके सामने रखे और सवाल कराए भी मैंने, तो मुझे बहुत सारे लोग को जिनको पहचानना था मैं पहचान नहीं सका, तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं फिर मौका मिलेगा, आप पहचान लेंगे, तो फिर हम बोलेंगे पहचाना नहीं पहचाना। आप बताइए फॉर्मूला क्या है इसका? नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बोले रेट। और नेट बुक वैल्यू कैसे निकाली जाती है? कॉस्ट माइनस, कुछ लोग आवाज लगा रहे थे, स्क्रैप वैल्यू, ठीक। बोल दे अच्छा कर दे। मैं यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू नहीं लिखूंगा बेटा, और रेट निकालने के लिए 1 माइनस nth रूट स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। बुझा भाई? ठीक, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई बाय रेट। हाँ बस खत्म कर रहा हूं, 12 बजे में टाइम है। रेट बताइए इसमें कैसे निकाला जाएगा? रेट बताइए। फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया है ना, यहाँ पे पूछा थोड़ी आपसे, मैं तो बताया खाली। वो तो पहली क्लास में मुझे बहुत सारी चीजें पूछनी चाहिए थी। जी बताएं बेटा, फॉर्मूला तो बिल्कुल नन्ना मुन्ना सही है ना। बताइए, रेट मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने मालूम करना है रेट। स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट मालूम करने के लिए हमने देख लिया काम, ठीक। आरबीएम में रेट किस तरह से पता लगाया जाएगा? बता तो है यार। 1 माइनस एन क्या है? लाइफ। 5 स्क्रैप वैल्यू 2000, कॉस्ट 10,000, 0.275, 27.5%, और 27.5%। ठीक है बेटा। अब बताएं नंबर बी रिक्वायरमेंट। बी रिक्वायरमेंट में दो काम, बी और सी रिक्वायरमेंट को एक साथ ही मैं कर रहा हूं, बी एंड सी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड accumulated depreciation कि फिलहाल एक वर्क है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड accumulated depreciation की एक वर्किंग। बताइए, ईयर 1 कॉस्ट कितनी है? 10,000। हेलो, -0। सर आरबीएम में फॉर्मूला क्या है? नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। मल्टीप्लाई बाय रेट तो मैं करने लगा हूं, रेट क्या है? 27.5। हेलो, 27.5% तो है, लेकिन सर आपने 10,000 -0 किया। मैंने आपसे बात की थी स्ट्रेट लाइन में भी कि कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू डे 1 पे सेम होती है। ये आइडिया हमने पिक कर लिया था। डे 1 पे जो कॉस्ट होगी वही कैरिंग वैल्यू होगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि डे 1 पे डेप्रिसिएशन मौजूद नहीं होता। डेप्रिसिएशन तो वक्त गुजरने के साथ बढ़ते चले जाते हैं। तो डे 1 पे कॉस्ट विल बी इक्वल टू बोले कैरिंग वैल्यू। सर ये किसका है कॉस्ट? ये क्या है? एक्यूमुलेटेड है ही नहीं, ठीक। स्ट्रेट अवे लगाया, कितना है बोलो? 2750। इधर देखें, 2750। बेटा यहां देखें, ईयर 1 मैंने यहां पे लिख दिया डेप्रिसिएशन, एक्सक्यूज मी, यहां देखें, और ये जो आया इसको मैंने कह दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यानी कि जो ईयर 1 का डेप्रिसिएशन होगा वही क्या होगा? एक्यूमुलेटेड। लेकिन ईयर 2 के लिए
डेप्रीसिएशन कैसे पता किया जाएगा? 10,000 माइनस। अब आप ये देखो, मैंने ये वाली वर्किंग का पैटर्न रखा है इस वजह से कि मैं जितना आगे बढ़ते चले जाऊं मुझे बुक वैल्यू पे रेट लगाना है। तो कॉस्ट तो मालूम है, तो बुक वैल्यू मैं कैसे पता करूं? जैसे ही मुझे पता होगा पिछला जितना भी अलाउंस है मालूम होगा तो मेरे पास बुक वैल्यू आराम से आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 27.5%। 1994 बोले बेटा। Four seven double four, and what is this? This is accumulated depreciation. क्या ये वाली बात समझ आई? सवाल में देखिए उसने हमसे पूछा क्या है। हमसे उसने पूछा है बताइए कि सालाना डेप्रिसिएशन कितना है, ठीक, और एक्यूमुलेटेड कितना है। तो दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आया? 1994, और दूसरे साल के एंड पे जो आपको नजर आ रहा है एक्यूमुलेटेड वो कितना है? 4744। ठीक है जी, हम यहां तक अपनी क्लास रखते हैं। अभी आप क्लास कितने बजे? दूसरी 12:15। सही है, तो क्लास यहां तक रखते हैं और उसके बाद फिर यहीं इसी काम से हम कंटिन्यू करेंगे।